स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग रिवीजन सेशन एंड आई होप हमारा ऑडियो वीडियो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है। सर आ गया हूँ आपके लिए प्यारा प्यारा रिवीजन लेकर AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, रिवीजन शुरू करने के पहले बता दूं, इस रिवीजन में मैं प्यारे प्यारे आपको कंसेप्ट्स रिवाइज कराऊंगा, साथ में क्वेश्चंस भी रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, तो ये मैं जो क्लास में नोट्स लिखाता हूं मैं इसी से पूरा रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, तो ये जो बोर्ड नोट्स है मेरे, दैट आई विल अपलोड ऑन माय टेलीग्राम चैनल। फटाफट से जाओ, फ्री है, डाउनलोड करो, मजे करो। ठीक है, अगर आपने किसी और से पढ़ रखा है, आपके पास खुद के नोट्स ऑलरेडी बने हुए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, बिकॉज कंसेप्ट तो अल्टीमेटली सेम ही है। उसके अलावा मैं अपनी प्यारी प्यारी क्वेश्चन बैंक से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो अगर आप इसकी हार्ड कॉपी चाहते हो तो इट इज अवेलेबल ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट bbvirtuals.com। वहां जाके यू कैन गेट दिस क्वेश्चन बैंक फॉर योर सेल्फ एज वेल। अगर आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक है तो आप उससे भी, वो बस क्वेश्चन की रेफरेंसिंग नंबरिंग अलग होगा, तो वो आप ध्यान रख लेना बस। दैट्स इट। ओके, चलो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ AS10। एकदम मीठा मीठा प्यारा प्यारा, लेकिन सब्सक्राइब किए बिना रिवीजन ना मुन्ना ना, पाप लगेगा, पहले सब्सक्राइब करना। चलो आओ, लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ AS10 इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले हम बात करेंगे पीपी, उसका हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पीपी के डेफिनेशन में क्या बोलता है? दीज आर टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर यूज एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। देखो, टेंजिबल आइटम समझता है, और पीपी असेट है, तो असेट का बेनिफिट 12 मंथ से ऊपर मिलेगा तभी तो वो असेट है ना, तो वो भी समझता है। अब ये है कि अगर पीपी आप यूज करने वाले हो बिजनेस में तो ही उसको AS10 में लेकर आना। सर अगर मैं पीपी बेचने वाला हूं तो, और बेचना मेरा मान लो बिजनेस है, तो फिर आप AS10 में नहीं AS2 में जाना, बिकॉज अगर कोई भी असेट आपका सेल करना इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर ऐसा करने वाले हो तो वो AS2 में जाता है। तो AS10 में कब आएंगे? व्हेन वी आर गोइंग टू यूज द पीपी। अब यूज कहां कहां कर सकते हो? यू कैन आइदर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी सर्विस देता हूं टीचिंग की, इस टीचिंग सर्विस देने के लिए माइक, लैपटॉप, आईपैड ये सब यूज करता हूं, तो ये मेरे लिए पीपी हो जाएगा, हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। या फिर फॉर रेंटल टू अदर्स, मान लो आप एक टैक्सी ओनर हो जिसके पास 100 टैक्सी है, आप टैक्सी जो है वो ड्राइवर्स को रेंट पे देते हो, बराबर। तो इस केस में द ओनर ऑफ टैक्सीज, फॉर देम दोस टैक्सीज विल बी लाइक अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिकॉज उसका बिजनेस है इन एसेट को रेंट पे देना। ठीक है, तीसरा है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। मान लो मेरा हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में जो मेरा स्टाफ कंप्यूटर यूज करता है, लैपटॉप, फर्नीचर यूज करता है, दैट इज द पीपी विच इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फॉर एडमिन पर्पस। तो इनमें से कुछ भी यूज रहेगा, दैट विल बिकम अ पीपी फॉर यू। सिंपल सिंपल सर, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था इसके अंदर द डेफिनेशन ऑफ बेरर प्लांट्स। मैंने कहा था जहां AS10 की बात करेंगे वहां पीपी तो कवर्ड है, साथ में बेरर प्लांट्स भी कवर्ड है। अभी ससुरी का नाती बेरर प्लांट्स का होता है, ये बताओ सर। तो देखो, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है बायोलॉजिकल असेट्स। देयर इज समथिंग नोन एज बायोलॉजिकल असेट्स। बायोलॉजिकल असेट का मतलब होता है लिविंग प्लांट या एनिमल्स। ठीक है, अब एनिमल्स मतलब तुम लोग, मैं, सर अब लिविंग प्लांट्स के होते हैं दो बाइफर्केशन, एक होता है बेरर प्लांट्स, एक होता है नॉन बेरर प्लांट्स। ठीक है, अब जिस भी प्लांट का लाइफ आप ऐसा मान लो इट इज मोर देन 12 मंथ्स, उसको हम बेरर प्लांट्स बोलते हैं, और इस बेरर प्लांट को हम AS10 में कवर करेंगे। सर एग्जांपल दो, मैंगो ट्री। मैंगो ट्री से आपको मैंगोज मिलने वाला ना फॉर मोर देन 1 ईयर, बस वो मैंगो ट्री इज अ बेरर प्लांट। एक और एग्जांपल दो सर, कोकोनट ट्री। ठीक है, अच्छा, अब ये बेरर प्लांट को AS10 में क्यों लाए, समझने का ट्राई करना। जैसे हम पार्ले जी कंपनी का बात करेंगे, तो मान लो पार्ले जी कंपनी के पास एक मशीन है जिससे बिस्किट निकलती है। ठीक है, तो इस मशीन को हम पीपी बोलते हैं, बराबर, और इस बिस्किट को हम इन्वेंट्री बोलते हैं। सिमिलरली फार्मर के लिए मैंगो ट्री भी तो मशीन की तरह ही है ना। जैसे मशीन से बिस्किट निकल रहे थे, मैं बोलूं वैसे मैंगो ट्री से हर साल मैंगोज मिलेंगे, तो इसलिए बोलता है फार्मर के लिए मैंगो ट्री इज जस्ट लाइक अ मशीन। तो इसलिए इस मैंगो ट्री को, इस बेरर प्लांट को हम AS10 में कवर करेंगे। ध्यान रखना, मैंगो ट्री यहां कवर्ड है, बट मैंगो ट्री से मिलने वाला मैंगो यहां कवर्ड नहीं है। जैसे मशीन यहां कवर्ड है, बट मशीन से मिलने वाले बिस्किट्स यहां कवर्ड नहीं है। जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट। तो बेरर प्लांट इज कवर्ड, तो उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, दीज आर लिविंग प्लांट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बेरर प्लांट से आपको जो मैंगोज मिलता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूस। तो मैंगो ट्री से प्रोड्यूस मिल रहा है ना, यस, दैट इज बेरर प्लांट। उसके अलावा एक्सपेक्टेड टू बेर प्रोड्यूस, मतलब ये मैंगोज आपको देने वाला है फॉर मोर देन 12 मंथ्स। तो ये आपने डिस्कस किया था, आई होप आपको रिकॉल होता है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था स्कोप। स्कोप मतलब AS10 में क्या क्या चीजें कवर नहीं होगी, ऐसा समझ लो जो भी एसेट की बात कोई दूसरा AS करता है वो यहाँ कवर नहीं होगा। जैसे कोई एसेट लीज पे लिया, यहाँ कवर्ड नहीं है।
इंटेंजिबल एसेट अलग है, ऐसे यहाँ कवर्ड नहीं है। उसके अलावा रिकग्निशन क्राइटेरिया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकग्निशन क्राइटेरिया? हम असेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड करेंगे, उसको बोलते हैं रिकग्निशन। कब रिकॉर्ड करना है? तो दो कंडीशन मीट होने पे रिकॉर्ड करेंगे। पहला है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड सेकंड है कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इसका मतलब है अगर असेट से आपको फ्यूचर का बेनिफिट मिलेगा तो ये रिकॉर्ड करना। दूसरा, अब रिकॉर्ड करने के लिए किसी तो वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तो वो वैल्यू है कॉस्ट। तो कॉस्ट ढूंढ पाओगे तो ही रिकॉर्ड करना, कॉस्ट नहीं ढूंढ पाओगे तो रिकॉर्ड कैसे करोगे ना, ठीक है। थर्ड पॉइंट वाज रिकग्निशन क्राइटेरिया। फोर्थ पॉइंट मेजरमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट? जब आप रिकॉर्ड करोगे तो किसी तो वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, उसी को बोलते हैं मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में दो है, एक है इनिशियल मेजरमेंट, एक है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट का मतलब होता है कि जिस दिन आप नया नया असेट खरीद के लाए हो उसको कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जिस दिन आपने असेट खरीदा है उस डे वन की वैल्यू क्या होगी असेट की, उसको बोलते हैं इनिशियल मेजरमेंट। दूसरा होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, मतलब खरीदने के बाद असेट को एवरी ईयर एंड पे दिखाओगे बैलेंस शीट में, तो उस बैलेंस शीट डेट पे असेट को कौन से वैल्यू पे दिखाएंगे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ठीक है। तो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इनिशियल मेजरमेंट, नॉर्मली इनिशियल मेजरमेंट होता है कॉस्ट पे। किस पे होता है? कॉस्ट पे। सर व्हाट अबाउट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट? अगर आपको थोड़ा रिकॉल होता है तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए दो मॉडल है अपने पास, एक है कॉस्ट मॉडल और एक है रीवैल्यूएशन मॉडल। एनीवेज उस पे आएंगे, पहले इनिशियल की बात कर लेते हैं। इनिशियल असेट को कैसे दिखाए? तो इनिशियल मेजरमेंट के लिए डिपेंड करता है आपने असेट एक्वायर कैसे किया था। या तो आपने असेट खरीदा रहेगा या खुद कंस्ट्रक्ट किया रहेगा, उस केस में कॉस्ट क्या होगी। सेकंड, आपने असेट एक्सचेंज में एक्वायर किया रहेगा तो उस केस में कॉस्ट क्या होगी। या फिर आपको असेट गवर्नमेंट ग्रांट में मिला, उस केस में असेट की कॉस्ट क्या होगी। बिकॉज इनिशियल मेजरमेंट हमको किस पे करना है, आप चाहिए तो लिख लो, इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होता है। अब कॉस्ट क्या होगी वो डिटरमाइन करनी है अपने को। सबसे पहला, अगर आपने असेट खरीदा है या खुद कंस्ट्रक्ट किया है तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा। सबसे पहला आएगा परचेस प्राइस, उसमें से लेस कर देना कोई भी अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो। उसके अलावा ऐड करना नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। ये सेम पॉइंट आपने AS2 इन्वेंट्री में भी देखा था, बराबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस? ऐसा टैक्स जिसका आपको कोई रिफंड वगैरह नहीं मिलने वाला है, बस वही ऐड करना। आपको अगर एग्जांपल याद रहेगा तो मान लो मैंने आईपैड खरीदा, उस पर मेरे को GST लगा। अब क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं, मैं GST रजिस्टर्ड हूं, तो जो मैं आईपैड पे GST भरूंगा उसका मेरे को बेनिफिट मिल जाता है। तो जिस भी टैक्स का आपको बेनिफिट मिल जाता है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जिस भी टैक्स का आपको बेनिफिट मतलब रिफंड की तरह मान लो, है ना। तो जब क्वेश्चन में बोले ना दिस GST वी कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आपको इस GST का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा तो वो कॉस्ट का बात नहीं बनेगा, बराबर। लेकिन मान लो जैसे आप आईपैड खरीदो, आप स्टूडेंट हो, आपको कोई GST पे करने पे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, उसका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला। तो आप जैसे लोग के लिए GST एक खर्चे की तरह ही है। तो अगर आपके लिए टैक्स इज नॉन रिफंडेबल यू विल एड इट टू द कॉस्ट, बराबर, ध्यान रखना। तो मैंने लिखा भी है इफ टैक्सेस आर रिफंडेबल देन डू नॉट कंसिडर। आगे, ऑल द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, मतलब असेट को अगर आपने खरीदा या बनाया है उसको रेडी टू यूज पोजीशन में लाने के लिए जो भी खर्चे हैं उसको बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। मतलब असेट को बनाने के लिए या इंस्टॉल करने वाले सारे खर्चे, जैसे डिलीवरी वाला खर्चा, इंस्टॉलेशन, इंप्लॉय कॉस्ट हुआ इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन। मान लो आप असेट बना रहे हो तो मान लो 3 महीने तक चला कंस्ट्रक्शन, तो 3 महीने की इंप्लॉय कॉस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ पीपी। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, इस पे मैं आऊंगा। उसके अलावा प्रोफेशनल फीस, और लास्ट में लिखा है बोरिंग कॉस्ट एज पर AS16। बोरिंग कॉस्ट क्या होता है उसकी बात हम AS16 में करेंगे, इसको छोड़ देना, ठीक है। अब आता है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। ये टेस्टिंग का खर्चा क्या होता है? मान लो जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, उसने मेट्रो बनाई, ठीक है। हमारे मुंबई में काफी मेट्रो वगैरह का काम चला था, मेट्रो बनाई। अब मेट्रो पब्लिक के लिए चालू करे उसके पहले गवर्नमेंट ने टेस्ट रन कंडक्ट किया। तो ये टेस्ट रन क्या असेट को बनाने में रेलिवेंट है? द आंसर इज यस। तो इसका जो खर्चा है दैट विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टेस्टिंग करते समय आप कुछ इनकम कमा लेते हो। याद है मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे अपने पास रंजन है, रंजन जैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि गवर्नमेंट ने बोला हम मेट्रो का टेस्ट रन कर रहे हैं, जो भी पब्लिक आके 1 रुपए में आनंद उठाना चाहते हैं मेट्रो राइड का आके उठा सकते हैं, बट टेस्ट रन चालू है, पहले कंफर्म कर दिया। तो रंजन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मेट्रो में आ गया और ऐसे काफी सारे निब्बा निब्बी आ गए। उससे गवर्नमेंट ने मान लो 10,000 रुपीज की इनकम कमा ली। क्यों? टेस्ट रन के समय ऐसे पब्लिक को सस्ते में टिकट बेच के कुछ थोड़ी छोटी मोटी इनकम कमा ली। तो ऐसे केस में खर्चा कितना लगा? 1 लाख का। इनकम कितनी कमाई? 10,000 की। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट जो मेट्रो का कॉस्ट है उसमें पूरा 1 लाख ऐड नहीं करेगा टेस्ट का, सिर्फ 90,000 ऐड करेगा टेस्टिंग का। मतलब जब कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग ऐड करोगे तो अगर कोई इनकम जनरेट की तो वो माइनस करने के बाद आप ऐड करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके परचेज प्राइस में आ जाएगी। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग डिसमेंटलिंग साइट रिस्टोरेशन एट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये क्या होता है सर? हमको समझा ही नहीं सर। सुनो, कभी कभी क्या होता है, मान लो असेट आपको अगर यूज करना है तो
मान लो आपके पास कोई ऐसा असेट है जिससे आप जमीन के अंदर से यू कैन एक्सट्रैक्ट दी ऑयल, ठीक है। तो ये असेट यूज करने के लिए आपने मान लो गवर्नमेंट की लैंड पे ये असेट इंस्टॉल किया, गवर्नमेंट ने आपको परमिशन देगी 5 साल तक यू कैन इंस्टॉल योर मशीन हियर एंड एक्सट्रैक्ट दी ऑयल, ठीक है। लेकिन 5 साल के बाद गवर्नमेंट ने बोला दैट जो लैंड में आपने ये छेद वगैरह किए हैं, जो छेदी सिंह बनके तुमने छेद किए, वो छेद को आपको ठीक करके देना पड़ेगा, बराबर। उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन। जहां आपने वो काम खराब किया है उसको आपको रिस्टोर करके देना पड़ेगा। तो अगर आप मशीन को इंस्टॉल करना चाहते हो तो विल यू हैव टू इंकर दिस एक्सपेंस आफ्टर 5 years? द आंसर इज यस। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट को आज बोलोगे हाँ गवर्नमेंट कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लैंड ठीक करके दे दूंगा 5 साल बाद, तो ही गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगा कि जाओ और अपनी मशीनें इंस्टॉल करो। उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन। अब द दिक्कत इसे कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन अपने को आज नहीं इंकर करना है, अपने को 5 साल के बाद इंकर करना है, 5 साल 10 साल जितना भी है, बराबर। तो इज दिस कॉस्ट अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस? द आंसर इज यस। लेकिन जब आप इसको कॉस्ट में ऐड करोगे तो वेरी गुड आंसर, आप इसको प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड करना। क्यों? क्योंकि हमको ये खर्चा आज नहीं पे करना है, 5 साल के बाद पे करना है, बराबर। तो कॉस्ट में कितना ऐड करेंगे? उस 5 साल के बाद की वैल्यू का जो आज का प्रेजेंट वैल्यू है वो ऐड करेंगे। सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? इधर आओ सिखाता हूं। मान लो असेट है, खरीदा है मैंने 10 lakhs में, डीकमीशनिंग करना है 5 साल के बाद 5 lakhs का, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है। तो ये 5 lakhs कॉस्ट में ऐड करेंगे, लेकिन 5 lakhs पे ऐड नहीं करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालोगे? सिंपल है, कैलसी पे लेने का 5 lakhs डिवाइड बाय जो भी डिस्काउंटिंग रेट है, तो 1 प्लस द डिस्काउंटिंग रेट, दैट इज अगर डिस्काउंट रेट 10% है तो आप बोलोगे 5 lakhs डिवाइड बाय 1.10, बराबर। अगर डिस्काउंट रेट 5% होता तो आप बोलते 5 lakhs डिवाइड बाय 1.05। तो बेसिकली डिवाइजर में आपका आएगा 1 पॉइंट जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो, ठीक है। अब आपको 5 वे से डिस्काउंट करना है तो आप 5 बार इक्वल टू दबाना, दैट इज यहां हम करेंगे 5 lakhs डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू 5 टाइम्स दबाओगे तो आपको मिलेगी प्रेजेंट वैल्यू। तो ये प्रेजेंट वैल्यू जाके आपके एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मेरा पीपीई का कॉस्ट क्या है, तो आप बोलोगे जो आपने डे 1 पे पे किया है वो 10 lakhs प्लस द डीकमीशनिंग का प्रेजेंट वैल्यू दैट इज 3,10,461। टोटल कॉस्ट विल बी 13,10,461। अब अगर आपको ऐसा कोई पूछे सर इसकी एंट्री क्या मारेंगे, तो एंट्री आपकी बड़ी सिंपल सी बनेगी। आप पीपी अकाउंट डेबिट बोलोगे 13,10,461 टू कैश बैंक 10 lakhs ही होएगा। क्यों? क्योंकि पे तो आपने 10 lakhs ही किया है, बाकी जो पेमेंट है 310,461 का वो आज नहीं 5 साल के बाद होने वाला है। तो आज उसका बनता है प्रोविजन, हम उसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल अपन ने किया था, इसका सिमिलर एग्जांपल मैंने आपको दिया था डीकमीशनिंग प्रैक्टिस करने के लिए, यू कैन रेफर दिस एग्जांपल। सबको समझता है ये वाला पार्ट किया? तो डीकमीशनिंग का जो खर्चा है वो आपके कॉस्ट में आप कौन से वैल्यू पे ऐड करोगे? प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड करोगे। क्लियर? ठीक है। अब डीकमीशनिंग के अंदर मैंने एक और एक्स्ट्रा चीज सिखाई थी। अगर टाइम का कंस्ट्रेंट है यू कैन स्किप दिस पार्ट, क्योंकि थोड़ा फाइनल लेवल का डेटा है, ये सब फाइनल लेवल की डिटेलिंग है इसके अंदर, बट आप चाहो तो सुन सकते हो, सुन लेना। अब इसमें दिक्कत क्या है, मान लो आपको, जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 2 से लिंक किया था, ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो मेरा डीकमीशनिंग का प्रेजेंट वैल्यू आया था 6,04,686, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 एक बार पढ़ लेना, समझ जाएगा आपको। अब दिक्कत ये है कि मैंने जब प्रेजेंट वैल्यू निकाली वो तो आई 6,04,686, लेकिन मुझे यहां सेकंड एग्जांपल में 3 साल के बाद पेमेंट करना है। जो पेमेंट करना है वो मुझे 6 लाख के आसपास नहीं करना है, पेमेंट तो मुझे पूरा 7 लाख का करना है ना। लेकिन सर डे 1 पे तो आपने प्रोविजन सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू जितना मारा है, बट पे प्रेजेंट वैल्यू नहीं करना है, पे तो पूरा 7 लाख करना है सर। हाँ सर, ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम डे 1 की जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे हौले हौले बढ़ेंगे टुवर्ड्स दी फ्यूचर वैल्यू। इस प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू तक मूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं अनवाइंडिंग करना। क्या करना? अनवाइंडिंग करना। देखो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चक्कर में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया था ना, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपका प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू की तरफ बढ़ेगा, उसको कहते हैं अनवाइंडिंग। अब अनवाइंडिंग कैसे होगी सुनना, बड़ा सिंपल सा टेबल बनेगा। ईयर, ओपनिंग, इंटरेस्ट, क्लोजिंग। जो भी ओपनिंग है वो लिखो, जो भी डिस्काउंटिंग रेट है उतने का इंटरेस्ट निकालो, है ना। फिर ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट मिलेगा क्लोजिंग, यहां का क्लोजिंग बनेगा सेकेंड ईयर का ओपनिंग, अगेन इंटरेस्ट निकालो फिर मिलेगा क्लोजिंग, अगेन यहां का क्लोजिंग बनेगा सेकेंड ईयर का ओपनिंग, अगेन इंटरेस्ट निकालो क्लोजिंग मिलेगा। आप ध्यान से देखोगे अनवाइंडिंग करते से ही जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू थी उससे हम पहुंच गए फ्यूचर वैल्यू पे, ठीक है। इसको बोलते हैं अनवाइंड करना। अब ये जो आपने इंटरेस्ट निकाला इसकी हर साल एंट्री मारनी होती है। इंटरेस्ट एक खर्चे की तरह है तो आप सिंपल से एंट्री मारोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस टू प्रोविजन। सर टू प्रोविजन क्यों? देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो डेबिट किया, अब आपको ये जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे बढ़ के जाना है फ्यूचर वैल्यू पे, तो हर साल प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा ना, इसलिए हम बोलेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस टू प्रोविजन। ऐसे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 तक एंट्री मारोगे और जैसे ये एंट्री मारते मारते आपका प्रोविजन 7 लाख पहुंच जाएगा, थर्ड ईयर के एंड पे आप पेमेंट कर दोगे प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग टू कैश बैंक, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दोगे इसका मतलब क्या अनवाइंडिंग का इंपैक्ट
मेरे कॉस्ट ऑफ असेट पे आया क्या? नहीं। अनवाइंडिंग का इंपैक्ट एक गया प्रॉफिट एंड लॉस में और एक आपका प्रोविजन बढ़ गया। कॉस्ट में आप सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू जोड़ते हो, ये ध्यान रखना। तो अगर आपको ये अनवाइंडिंग वाला पार्ट ट्रिकी लगा, इट इज ओके। वैसे भी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आया तो आया, बट ध्यान रखना जो आपकी कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग है उसका जो खर्चा है वो आप प्रेजेंट वैल्यू पे कॉस्ट में ऐड करोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन था कि अगर असेट आपने खरीदा है तो उस खरीदा या सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा। सिंपल है, परफेक्ट। आगे, अगर असेट आपने एक्सचेंज में एक्वायर किया, एक्सचेंज मतलब बार्टर, एक हाथ दे एक हाथ ले, मैंने तेरे को मेरा कैलकुलेटर दिया और आपने मुझे आपका आईफोन दिया। सर ये कैसा बार्टर हुआ? हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज। मतलब एक एसेट खरीदने के लिए आप पैसा नहीं दे रहे हो, आप दूसरा को एसेट दे रहे हो। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? अब इस पार्ट को ध्यान से सुनना, बच्चा काफी सिली मिस्टेक करता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉस्ट के एक्सक्लूजन्स भी है, वो मैं डिस्कस करता हूं। पहले मैं एक्सचेंज वाली बातें कर लेता हूं, ठीक है। इधर आ जाओ। अगर आपने असेट को अक्वायर किया है बाय वे ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा वेदर द ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस या फिर ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। अब ये दोनों का मतलब क्या है, एग्जांपल समझने का ट्राई करते हैं। पहले मैं फर्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूं, इफ द ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल ले लो, मान लो विपुल लिमिटेड है ना। तो विपुल ने क्या किया है, विपुल ने एक आईफोन दिया है ना, और बदले में आईफोन लिया और बदले में कैलकुलेटर दिया। तो इनकमिंग असेट कौन सा है? आईफोन। और दिया कौन सा असेट? कैलकुलेटर। डेटा दे रखा है, आईफोन का फेयर वैल्यू कितना है, कैलकुलेटर का फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट भी दे रखा है। अब सबसे पहले ऐसे केस में एंट्री मारो, जो असेट आ रहा है उसको डेबिट बोलेंगे, आईफोन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जो असेट जा रहा है उसको बोलेंगे क्रेडिट, तो टू कैलकुलेटर करेंगे क्रेडिट। अब दुनिया का दस्तूर है, कोई भी चीज अगर बाहर जाएगी तो कैरिंग अमाउंट पे बाहर कर देना। तो जो कैलकुलेटर बाहर जा रहा है उसको आप कैरिंग अमाउंट पे कर दोगे बाहर। अब सवाल है, कैरिंग अमाउंट मतलब जो बैलेंस शीट में आपके वैल्यू दिख रही है। मान लो कैलकुलेटर आपके पास था जो आप देने वाले हो, तो आपके बुक्स में कैलकुलेटर कितने पे दिख रहा है, उस वैल्यू को बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। तो बाहर जाने वाला असेट हमेशा कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाएगा। अब बचता सिर्फ एक असेट है जो इनकमिंग असेट है। अब इनकमिंग असेट को हम कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए ही डिस्कशन कर रहे हैं इस पॉइंट के अंदर, है ना। तो बोलता है ऐसे केस में इनकमिंग असेट के लिए 3 प्रेफरेंस है ना। पहला प्रेफरेंस है फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। मान लो आपने यहां कौन सा असेट दिया है, कैलकुलेटर दिया है। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर की फेयर वैल्यू है तो आईफोन को गिवन अप की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना, मतलब आईफोन को कैलकुलेटर की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना। अब सर ये थोड़ा अजीब ही लग रहा है, लेकिन यही 3 प्रेफरेंस है। तो फर्स्ट इज फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप सेकंड प्रेफरेंस पे जाओगे, दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड। मतलब जो असेट दिया अगर उसकी फेयर वैल्यू नहीं है, तो कौन सा असेट आया था आपके पास, आईफोन, तो आईफोन को आईफोन की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना, दैट इज द सेकंड प्रेफरेंस। और तीसरा प्रेफरेंस क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। मतलब अगर ये दोनों ही नहीं है तो आप तीसरा यूज करना। अब आप बोलोगे सर ये तो अजीब है ना, आईफोन को मैं गिवन अप की फेयर वैल्यू पे क्यों रिकॉर्ड करूं। एक्चुअली जो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट ऐसा बोलता है, बेयर एक्ट बोलता है फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप और एक्वायर्ड विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। मतलब जो आपको आसानी से मिल जाए उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये 3 प्रेफरेंस यूज करना, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो 3 प्रेफरेंस है ये इनकमिंग असेट को रिकॉर्ड करने के लिए, बाहर जाने वाला तो कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाएगा। सबको समझता है वाला पार्ट। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे, आप वो रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अभी एक और चीज, जो असेट जा रहा है कैरिंग अमाउंट पे बाहर गया, जो असेट आया उसको अपन ने रिकॉर्ड किया, डिफरेंस विल बी रिकॉर्डेड एज अ प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, जस्ट रिमेंबर। बाकी एग्जांपल यू कैन जस्ट रिफर। अब मैं आ रहा हूं एक और केस में, इफ द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। इसका मतलब ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। सर इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली जब आप सेम नेचर के एसेट एक्सचेंज कर रहे हो, मान लो यहां 2 लोग हैं, एक आदित्य है और एक एके है। मैं, आदित्य के पास है ब्लैक फरारी, मेरे पास है पिंक फरारी। आदित्य रंगीन आदमी है, आदित्य बोला सर आपकी पिंक फरारी कितनी बढ़िया है, आप अपनी पिंक फरारी प्लीज मुझे दे दो। तो आदित्य ने क्या किया, असेट एक्वायर में किया पिंक फरारी और बदले में अपनी ब्लैक फरारी देने के लिए रेडी हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, दोनों फरारी का मॉडल सेम, सब कुछ सेम, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी सेम, सिर्फ कलर अलग है। तो ये कोई रियल में एक्सचेंज हुआ है क्या? नहीं, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आदि के पास पिंक फरारी आ गई तो बहुत वो महान हो जाएगा, पहले भी फरारी थी अभी भी फरारी है। तो ऐसे ही जब सेम नेचर के एसेट एक्सचेंज करते हो तो उस केस में इनकमिंग असेट को रिकॉर्ड करने के 3 नहीं एक ही प्रेफरेंस है। क्या बोला मैंने, इनकमिंग असेट को रिकॉर्ड करने के 3 नहीं एक ही प्रेफरेंस। अब वो क्या है सुन लो। पहले एंट्री मारने का, देखो ऐसे केस में पहले एंट्री बना लो, जो असेट आया उसको डेबिट करो, जो गया उसको क्रेडिट करो। अब जो बाहर जा रहा है वो तो कैरिंग अमाउंट पर बाहर जाएगा, तो उसको कैरिंग अमाउंट के ऊपर बाहर कर दो। अब जो आने वाला असेट है
उसके लिए एक प्रेफरेंस है, पता है कौन सा प्रेफरेंस है? दैट प्रेफरेंस इज कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। मतलब जिस वैल्यू पे आपने बाहर जाने वाले असेट को बाहर किया है, उसी वैल्यू पे अंदर आने वाले असेट को रिकॉर्ड करना। मतलब द इनकमिंग असेट विल बी रिकॉर्डेड एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। सर ऐसा क्यों? बिकॉज अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो स्टैंडर्ड बोलता है यू शुड अवॉइड एनी प्रॉफिट बुकिंग। आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं बुक करना चाहिए ऐसे केस में, इसलिए बोलता है देयर इज ओनली वन प्रेफरेंस। ये मैंने यहां लिख के दिया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज बोली हुई है, अगर ट्रांजैक्शन में कोई हिंट नहीं है कि कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है, तो हमेशा मान के चलना दैट द ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैज कमर्शियल सब्सटेंस? मतलब पहला वाला केस जहां इनकमिंग को रिकॉर्ड करने के 3 प्रेफरेंस है मेरे पास, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दो आपके लिए प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, सॉरी ये दो थे बाय वे ऑफ एक्सचेंज आपने एक्वायर किया असेट। तो मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको? मैंने आपको पढ़ाया अगर आपने असेट परचेज किया तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा। मैंने आपको बताया अगर आपने असेट एक्सचेंज किया तो आने वाले असेट को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे वापस से, क्योंकि जाने वाला तो कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाएगा। उसके अलावा अगर आपने असेट गवर्नमेंट ग्रांट में एक्वायर किया, उसकी डिस्कशन यहां नहीं होती है, उसकी डिस्कशन होती है AS 12 के अंदर, बिकॉज AS 12 टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। अच्छा, बीच में अपना एक पॉइंट रह गया था, उसको भी डिस्कस कर रहा हूं। कुछ चीजें आप कभी भी कॉस्ट में ऐड मत करना। जैसे अगर आपने असेट खरीदा है या सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है तो क्या क्या चीजें कॉस्ट में आएगी वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब यहां मैं बता रहा हूं कौन सी चीजें कॉस्ट में नहीं आएगी, फटाफट से रिवाइज करते। सबसे पहला इनॉग्रेशन एक्सपेंस। मान लो आपने कोई असेट खरीदा, उसकी इनॉग्रेशन करने के लिए आपने बुलाया राहुल गांधी जी को, बोला आओ रिबन काटो, तो उनको जो आपने पेमेंट किया इनॉग्रेशन का वो सब ऐड मत करना। जो चाय समोसा खिलाया वो सब ऐड मत करना। एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, प्रमोशनल खर्चे, इंप्लॉय को ट्रेनिंग दिया कि एसेट यूज कैसे करते, वो सब भी ऐड नहीं करना। देखो टेस्टिंग का खर्चा अलग है, ट्रेनिंग का खर्चा अलग है। टेस्टिंग का खर्चा कैपिटलाइज होता है, ट्रेनिंग का खर्चा कैपिटलाइज नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता है? ट्रेनिंग का खर्चा असेट बनाने में रेलिवेंट नहीं है, इंप्लॉय को ट्रेन करने में रेलिवेंट है, ध्यान रखना। फिर एडमिन ओवरहेड, जनरल ओवरहेड, इनिशियल लॉसेस, कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन। कभी कभी क्या होता है, मान लो मैं मुंबई में पढ़ा रहा था पहले, ठीक है, तो मुंबई से अब मैंने मेरा पूरा सेटअप लाके पूना में शिफ्ट किया, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन। तो जब आप अपने असेट्स एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे लेकर आते हो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन। तो रीलोकेशन वाले खर्चे आप कभी भी कैपिटलाइज नहीं करने का, उसके वो कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके अलावा अगर कोई कैश डिस्काउंट दिया है तो कैश डिस्काउंट को आप असेट की कॉस्ट से रिड्यूस नहीं करने का, उसको अलग से रिकॉर्ड करने का। सर एग्जांपल दो, इधर एग्जांपल देखो। मान लो मैंने असेट खरीदा 10,000 रुपए का, दुकानदार ने बोला आका सर अपफ्रंट पेमेंट करो, डिस्काउंट देता हूं। मैंने हाथों हाथ पेमेंट किया, उसने मेरे को 500 रुपए का डिस्काउंट दिया। जब अपफ्रंट पेमेंट पे डिस्काउंट मिल रहा है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब पीपी था कितने का? 10,000 का, मुझे कैश डिस्काउंट कितने का मिला? 500 रुपए का। ये कैश डिस्काउंट को पीपी के कॉस्ट से लेस नहीं करने का। इसका मतलब मैं एंट्री को कैसे मारूंगा? पीपी अकाउंट डेबिट 10,000, टू कैश बैंक 9,500, टू डिस्काउंट रिसीव्ड ₹500 बराबर। मतलब डिस्काउंट रिसीव को मैं अलग से इनकम की तरह दिखाऊंगा। इनकम क्यों? अरे डिस्काउंट मिला तो मेरा फायदा हो गया ना यार, ध्यान रखना। तो बैलेंस शीट में पीपी 10,000 में दिखेगा और डिस्काउंट अलग से दिखेगा। अच्छा, इसको लिंक करने के लिए मैंने आपको एक और केस बताया था। मान लो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता, फिर अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो फिर आप असेट को नेट पे रिकॉर्ड करते। मतलब 10,000 का असेट, ट्रेड डिस्काउंट 500 का, तो फिर आप असेट को रिकॉर्ड ही 9500 पे करना, फिर यहां डिस्काउंट अलग से रिकॉर्ड नहीं होता है, ध्यान रखना। ये फर्क है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का। तो ये सेकंड केस डिस्कस किया जो कि कॉस्ट में नहीं आता है, जस्ट मत करना। उसके अलावा अगर आपने कोई मिसलेनियस इनकम कमाई विच इज नॉट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट, मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी लैंड पे बिल्डिंग बनाने वाले थे, अब बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हुआ है, तो बिल्डिंग का काम शुरू होने के पहले आपने उस लैंड को एज अ कार पार्किंग साइट यूज किया कि पब्लिक को बोला आओ गाड़ी पार्क करो, 20 रुपए दे देना, बराबर। तो ये जो आपने इनकम कमाई ये असेट के कंस्ट्रक्शन को रेलिवेंट नहीं है, ये आपने मिसलेनियस इनकम कमाई है। तो ऐसी इनकम आपकी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो वो ये बोला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस आप पे करते हो यू विल ट्रांसफर टू पीएनएल। सर इसका एग्जांपल AS 2 में सेम एग्जांपल आपने देखा था। मान लो मैंने आईपैड खरीदा, ठीक है, आईपैड की कॉस्ट थी 1 लाख रुपीस। अब मैंने पेमेंट आज नहीं दिया, मैंने पेमेंट 1 साल के बाद दिया, तो वो दुकानदार बोलता है 1 साल के बाद पेमेंट देगा तो इंटरेस्ट लूंगा, 1 लाख के बदले 1,10,000 भर देना। तो जो 10,000 आपने एक्स्ट्रा भरा दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रेडिट पीरियड, नॉट बिकॉज ऑफ द असेट, बराबर। तो वो 10,000 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब अगर आपने 1 लाख के असेट का 1,10,000 पे किया है तो असेट से 1 लाख पे रिकॉर्ड होगा, एक्सेस 10,000 इज योर इंटरेस्ट, यू विल ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें एक और एक्सेप्शन है बोरिंग कॉस्ट, बट हमको बोरिंग कॉस्ट आता ही नहीं है, वो जो भी बात है हम वो AS 16 में कर लेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसी के साथ आपका जो इनिशियल मेजरमेंट वाला पार्ट है कि इनिशियल मेजरमेंट डे 1 पे आने वाले असेट को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, उसका पूरा डिस्कशन हो जाता है खत्म। अब मैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आऊं, उसके पहले आपको याद है मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे, इतने रेलिवेंट पार्ट के, आ जाओ।
तो वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, अपनी खास बात, जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन, तो बेसिक क्वेश्चन खुद ट्राई करने का कोई दिक्कत नहीं है, बट जब मैं रिवाइज कराऊंगा, मुझे पता है रिवीजन में आपका टाइम का होता है कंस्ट्रेंट, तो जितने भी अच्छे क्वेश्चन है वो मैं सारे रिवाइज कराऊंगा। अच्छे मतलब मैं इसको LDR बोलता हूँ, लास्ट डे रिवीजन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्लास में रिवाइज होंगे। क्यों? देखो, बेसिक क्वेश्चन करा के फेक कॉन्फिडेंस नहीं देना चाहता मैं यहाँ डिफिकल्ट कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि बेसिक तो खुद भी कर लोगे, तो डिफिकल्ट वाले सारे रिवाइज कराऊंगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं क्वेश्चन को रिवाइज कराऊंगा। माय रिवीजन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर राइटिंग प्रैक्टिस। लिख के घर पे प्रैक्टिस करना ही है, तभी एग्जाम में लिख पाओगे। बस ये है, जब रिवीजन मेरे साथ करोगे तो जो की पॉइंट्स आपको घर पे रिकॉल नहीं हो रहे थे, वो मेरे साथ में आपको रिकॉल हो जाएंगे। तो आगे कोई कंसेप्ट पढ़े उसके पहले आ जाओ, कुछ बढ़िया क्वेश्चन देखते। सबसे पहले शानदार क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन नंबर 6, मतलब क्वेश्चन 1 से 5 तक इट इज बेसिक, यू कैन जस्ट रिफर, ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, एक बात बोलूं, टाइम का कंस्ट्रेंट होगा ना, तो जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं एटलीस्ट उतने लिख के कर लेना, ठीक है? बाकी जितना टाइम हो उतना बाकी करते हुए चलो, आपकी मर्जी है। वो क्या बोलता है सुनना, एंटिटी ए एक्सचेंजेस लैंड विद अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख फॉर कैश ऑफ 20 lakhs एंड अ प्लांट मशीनरी वैल्यूड एट 25 lakhs। इसका क्या मतलब हुआ? इन शॉर्ट, एंटिटी ए ने क्या क्या एक्वायर किया, कैश मिला और प्लांट मिला, और बदले में क्या दिया? लैंड दिया, ठीक है? ध्यान रखना, सबका डेटा, फेयर वैल्यू, कैरिंग अमाउंट जो है मैंने लिख रखा है। अब ऐसे केस को एग्जाम में आंसर करने के लिए पहले कंसेप्ट लिखा करो कि AS10 PP एक्सचेंज वाले केस में क्या गाइडेंस देता है, वो लिखो। मैंने लिख के दिया हुआ है, क्लास में अपन लिखते हैं ना वो चीज़, वो लिख के दिया हुआ है। अब एंट्री क्या आएगी? पहले एंट्री मार लो, जो गया उसको क्रेडिट करो, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। तो मैंने बोला कैश बैंक अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू लैंड, ये हो गया, एंट्री पहले मार ली। अब बाहर जाने वाला असेट, कैरिंग अमाउंट पे बाहर करने का, तो 10 लाख पे बाहर करने का। अब जो इनकमिंग असेट है, कैश बैंक और प्लांट, इसको हम 3 प्रेफरेंस पे रिकॉर्ड करते हैं। पहला प्रेफरेंस है फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। गिवन अप है लैंड, लैंड की फेयर वैल्यू तो है ही नहीं, तो फिर सेकंड देखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड। तो जो आपने असेट एक्वायर किया उसकी फेयर वैल्यू है कैश की फेयर वैल्यू है 20 लाख, प्लांट की फेयर वैल्यू 25 लाख, उस पर आप रिकॉर्ड कर लेना, बराबर? तो सेकंड प्रेफरेंस आपने यहां यूज किया है। जो भी डिफरेंस है दैट विल बी प्रॉफिट या लॉस ऑन एक्सचेंज, यहां प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज है, बराबर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया क्वेश्चन, आगे बढ़ जाएंगे। आई होप सबको समझता है ये वाला पार्ट। अच्छा, सबसे अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सचेंज वाले कंसेप्ट पे प्लीज ध्यान देना। क्या बोलता है? एंटिटी ए एक्सचेंजेस कार एक्स विद अ बुक वैल्यू ऑफ 13 lakhs, ठीक है, एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ 13,25,000 फॉर कैश ऑफ 15,000 एंड अ कार वाई विच हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 13,10,000। द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। हिंट दे रहा है कि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। क्यों? देखो ना, कार एक्स देके कार वाई ले रहा है ना, तो कुछ नहीं बोला, तो सेम वाली गाड़ी लग रही है मेरे को तो। एनीवेज, फिर बोलता है इट इज इन द सेम पोजिशन एट इट वॉज इन द बिफोर ट्रांजेक्शन, वॉट विल बी द मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट रिसीव्ड। आने वाले असेट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? याद है, व्हेन द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, एक ही प्रेफरेंस है अपने पास कि आने वाले असेट को कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप पे रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले एंट्री मार लो, जो आया उसको डेबिट करो, कार वाई और कैश डेबिट किया, जो गया उसको क्रेडिट करो, कर दिया सर। अब जो बाहर जा रहा है वो कैरिंग अमाउंट पे बाहर करने का, लेकिन आने वाले को भी अब उसी पे रिकॉर्ड करना है। दिक्कत ये है, कार एक्स बाहर जा रही है 13 lakhs पे, ठीक है, तो इनकमिंग असेट को भी 13 पे रिकॉर्ड करना है, लेकिन इनकमिंग में एक नहीं 2 असेट है, बराबर? कार वाई भी और कैश भी है। तो अब कैसे बाइफिकेट करें? तो ध्यान रखना, जो कैश मिला है उसका तो अमाउंट पता है ना अपने को, 15,000, ठीक है? तो कार वाई को बैलेंसिंग फिगर ले लेना। मान लो जो कार एक्स है वो 13 lakhs पे गई, कैश आया, कैश तो कितना आया पता ही है ना, उतने वो उसको रिकॉर्ड कर लेना। बैलेंसिंग फिगर विल बी कार वाई, ठीक है? ध्यान रखना। आप लोग मिस्टेक पता है क्या करते हैं, कार एक्स 13 पे गया तो कार वाई को भी 13 पे रिकॉर्ड करेंगे। अरे ऐसे केस में प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी, व्हेन द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, प्रॉफिट या लॉस ऑन एक्सचेंज बुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्सटेंस नहीं है तो यू कांट बुक एनी प्रॉफिट लॉस। जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है? तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। उसके अलावा आपको घर पे करने के लिए क्वेश्चन देता हूं, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें से ये बताना है कि ये सारे आइटम्स कौन से हेड ऑफ पीपी में जाएंगे, परचेज प्राइस में जाएगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में जाएगा, या कॉस्ट में आएगा ही नहीं। इट इज गुड फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर्पस। क्लियर है वाला पार्ट क्या? यस। तो मैंने फिर ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था? 11। तो 8, 9, 10 इज वेरी बेसिक। 11 पे आ जाओ। 11 एक अच्छा क्वेश्चन है, सुनना क्या बोलता है। प्रीत लिमिटेड इंटेंस टू सेटअप अ स्टील प्लांट फॉर विच इट हैज एक्वायर्ड अ डिलैपिडेटेड फैक्ट्री। ओ भाई साहब इतना भारी, हैविंग एन एरिया ऑफ 5,000 acre एट अ कॉस्ट ऑफ 60,000 per acre. प्रीत हैज इंकर्ड 110 CR ऑन डेमोलिशिंग द ओल्ड फैक्ट्री। वो नया फैक्ट्री बना रहा है, नए फैक्ट्री बनाने के लिए पुराने फैक्ट्री को डेमोलिश का उस पर खर्चा किया। तो कैपिटलाइज कर देना सर। सबसे पहले आपकी
इनिशियल कॉस्ट क्या है 5000 इंटू 60,000, जो भी अमाउंट आएगा वो 3000 आएगा, वो ऐड किया हमने। उसके बाद बोलता है हमने डेमोलिशिंग पे 1.1 CR इंकर किया, ऐड कर लेना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, अ सम ऑफ 63 lakhs इंक्लूडिंग 5% GST देयर ऑन वॉज रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ मटेरियल सैल्वेज्ड फ्रॉम साइट। मतलब आपने जब डेमोलिशिंग का खर्चा इंकर किया तो डेमोलिश करने के बाद जो स्क्रैप बचा, उस स्क्रैप को बेच के कुछ इनकम कमा ली। तो ऐसे केस में आप पूरा 1.1 CR कैपिटलाइज नहीं करने का, 1.1 CR में से स्क्रैप की जो इनकम है वो माइनस करने का और फिर कैपिटलाइज करने का। जैसे टेस्टिंग में क्या करते थे, टेस्टिंग का एक्सपेंस कैपिटलाइज करना है, बट टेस्टिंग के एक्सपेंस में से हम जो टेस्टिंग की इनकम थी वो लेस करते थे। इसको प्लीज मिसलेनियस इनकम मत बोलना कि प्रॉफिट लॉस में डाल दो सर। देखो इसका जो खर्चा है वो कैपिटलाइज हो रहा है ना, तो इनकम भी इस खर्चे से एडजस्ट होगी। तो अभी कितना कैपिटलाइज करें हम? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि है ना, ये जो 63 lakhs आपको मिला है, दिस इज इंक्लूडिंग 5% GST। जो GST आपको मिलता है वो आपकी इनकम नहीं होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने ना एडवांस अकाउंट्स की मान लो 10,000 फीस भरी है, उसमें मान लो आपने 2,000 रुपये GST का मुझे दी है, तो मेरी फीस 10,000 नहीं है, वो 10,000 में से 2,000 तो ताई जी ले जाएगी, है ना, ताई वो पता है ना कौन सी ताई। हाँ, तो बचा कितना 8,000, 8,000 मेरी इनकम है। सिमिलरली जो 63 लाख आपको मिला है वो आपकी इनकम नहीं है, उसमें से 5% GST हटा देना, बचा हुआ आपकी इनकम है। अब GST कैसे हटाए? तो 63 डायरेक्टली माइनस 5% मत करना येडी की तरह, दिस 63 इज इंक्लूडिंग 5%, तो दिस इज 105। तो इसमें से 5 कितना होगा ये आपको निकालना है, ऐसे समझा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फैक्टर। तो देखो मैंने किया हुआ इधर, सबसे पहले परचेज प्राइस जो 5,000 एकड़ इंटू 60,000 पर एकड़ था वो ऐड किया, फिर नेट कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन कैसे किया, टोटल कॉस्ट माइनस इनकम फ्रॉम स्क्रैप। अब वो देखो मैंने कैसे निकाला, 63 इज 105, तो 100 कितना होगा ऐसा, तो ये इनकम है, तो कॉस्ट माइनस इनकम विल गिव यू नेट एक्सपेंस, तो इतना आप कैपिटलाइज करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर तो क्वेश्चन सिंपल है, फिर क्या बोलता है, स्टैम्प ड्यूटी हमने भरा है कितना 7% ऑफ लैंड वैल्यू, तो लैंड वैल्यू का 7% स्टैम्प ड्यूटी ले लेना, फिर लीगल चार्जेस दिया हुआ है और लैंड एक्विजिशन चार्जेस वगैरह दिया हुआ है इंश्योरेंस का, वो आप ऐड कर देना, दैट्स इट। तो इसमें आपको कॉस्ट मिल जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये डेमोलिशिंग वाला पार्ट था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11, मजा आ गया सर। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 भी करेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से ध्यान देना। क्या बोलता है, सृष्टि लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद द सप्लायर टू परचेज मशीनरी विच इज टू बी इंस्टॉल्ड इन अ 3 months टाइम। अब ये 3 month ध्यान रखना, आगे पढ़ रहा हूं। फिर बोलता है द कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन वर 141,870। दिस एक्टिविटी वाज सुपरवाइज्ड बाय अ टेक्नीशियन ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड हु इज एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ 45,000 पर मंथ। अब ये 45,000 तो पर मंथ है, ये बंदा इन्वॉल्व था कंस्ट्रक्शन के समय, तो मैं कितने महीने का कैपिटलाइज करूंगा? मशीन बनने में 3 महीना लगा है, तो ये इसका जो 3 महीने का पगार है वो आप कैपिटलाइज करोगे। ठीक है, आगे द टेक्नीशियन सर्विसेज वर गिवन बाय डिपार्टमेंट B2A। ये जो टेक्नीशियन की सर्विस है ये आपके कंपनी में ही किसी डिपार्टमेंट ने आपको दी है, और उसने जो बिलिंग किया है वो 45,000 का नहीं 49,500 का किया है। तो जब मैं कैपिटलाइज करूंगा तो 49,500 इंटू 3 months कैपिटलाइज करूं या 45,000 कैपिटलाइज करूं? तो देखो अगर टेक्नीशियन सर्विस आपके ही कंपनी के डिपार्टमेंट ने आपको दी है तो इंटर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नहीं गिनना, मतलब ये 49,500 इज इंक्लूडिंग अ प्रॉफिट मार्जिन, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ 45,000 कंसिडर करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने नोट भी दिया हुआ है कि 10,000 प्रॉफिट मार्जिन ऑफ इंटर कंपनी इज टू बी इग्नोर्ड। ऑफ कोर्स ये प्राइस पे अगर कोई बाहर वाला देता आपको तो फिर आप ये प्राइस पे कंसिडर करते हैं, बट अपने कंपनी वाले ने दिया है तो मार्जिन इग्नोर करना। उसके बाद मशीन वॉज परचेज एट 158,3400 इंक्लूसिव ऑफ IGST 12%। ठीक है, फॉर विच इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल। इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है मतलब टैक्स का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, तो टैक्स आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए, तो इसमें से 12% GST निकाल देना। अगेन दिस इज इंक्लूसिव ऑफ GST, तो डायरेक्टली -12% मत करना, दिस इज 112, तो इसमें से 12 कितना होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप माइनस करोगे। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन वाला कॉस्ट है, फिर आर्किटेक्ट कॉस्ट है, वो ऐड कर देना। अब सिंपल सा देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले परचेज प्राइस GST हटाने के बाद, उसके बाद साइट प्रिपरेशन ऐड किया, टेक्नीशियन फीस 45,000 टू 3 months ऐड किया, ट्रांसपोर्टेशन आर्किटेक्ट, आपको कॉस्ट ऑफ मशीन मिल जाएगी। सिंपल, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा सिंपल है, सेम टू सेम है, इसमें सिर्फ एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। आप जब मशीन बना रहे थे तो मशीन बनाने के लिए आपने कोई दूसरी मशीन यूज की है ना, जैसे मान लो सपोज मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने बुलडोजर यूज किया, तो जो बुलडोजर का डेप्रीसिएशन है वो मेरे बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होएगा। नॉर्मली क्या होता है, डेप्रीसिएशन गेट ट्रांसफर टू P&L, बट इफ दिस मशीन इज बीइंग यूज्ड फॉर डेवलपिंग अनदर असेट तो यू विल कैपिटलाइज द डेप्रीसिएशन इन दैट असेट। ठीक है, तो यही पार्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मान लो कोई मशीन बना रहे हो और मशीन बनाने में आपने कोई दूसरा असेट यूज किया है तो वो दूसरे असेट का डेप्रीसिएशन मशीन में ऐड कर देना। तो डेप्रीसिएशन ऑन असेट यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन
इसका जो डेप्रिसिएशन है आप मशीन में ऐड कर देना, बस ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी एवरीथिंग इज सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 में और कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो ये अपना इनिशियल मेजरमेंट और इनिशियल मेजरमेंट के कंसेप्ट तक जितने भी क्वेश्चंस है वो अपन ने कवर किए। पहले ये बताओ आपको यहां तक समझ आया गाइस, है ना? अगर यहां तक समझ आया तो एटलीस्ट एक कमेंट में ना लास्ट में लिख के जरूर जाना रिवीजन कैसा लगा। आपके लिए वो कमेंट रहेगा, मेरे लिए इट विल बी अ मोटिवेशन फैक्टर कि मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं। अब हम कंटिन्यू करेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट से। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमारे पास कितने मॉडल है? 2 मॉडल है, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल में से हमको कौन सा चूज करना है, ये कंपनी की मर्जी है, कंपनी कैन चूज आइदर ऑफ इट, ठीक है। अब कॉस्ट मॉडल अगर आप चूज करते हो तो फिर असेट कौन से वैल्यू पे दिखेगा, ठीक है। तो असेट मान लो एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने पीपी खरीदा 10 लाख रुपए का, अब मान लो आपने 1 साल यूज किया, ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई? 9 लाख। तो कॉस्ट मॉडल में आपका ईयर 1 के एंड पे एसेट 9 लाख पे दिखेगा। सिंपल है सर। अच्छा मान लो ईयर 2 में आपने 1 और लाख डेप्रिशिएट किया, तो ईयर 2 के एंड पे आपका एसेट कौन से वैल्यू पे दिखेगा? 8 लाख। मतलब अंडर कॉस्ट मॉडल योर एसेट विल बी शोन एट कॉस्ट माइनस अ डेप्रिसिएशन, ठीक है। उस पे आपका कैरिंग अमाउंट पे दिखेगा आपका कॉस्ट मॉडल में। यहां कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, ये तो सिंपल है। लेकिन कंपनी के पास एक और ऑप्शन है कि वो चाहे तो रीवैल्यूएशन मॉडल भी फॉलो कर सकते हैं। अब ये रीवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है? तो इन केस यू रिमेंबर, हम इस केस में एसेट को फेयर वैल्यू पे शो करते हैं। लेट मी अंडरस्टैंड यू विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेट मी अंडरस्टैंड यू, ये क्या था? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। मान लो आपने पीपी खरीदा, ठीक है, आपने उसको किया डेप्रिशिएट 1 लाख से, कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? 9 लाख रुपीस। अब हम इस ईयर एंड पे ढूंढेंगे असेट की फेयर वैल्यू, जो कि हमको मार्केट से मिल जाएगी। फेयर वैल्यू मतलब समझ लो मार्केट वैल्यू। तो इसकी मार्केट वैल्यू है 12 लाख। तो असेट को हम कैरिंग अमाउंट छोड़ के मार्केट वैल्यू पे दिखाएंगे, फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे। तो अब आपका असेट 9 लाख का था, लेकिन फेयर वैल्यू 12 लाख है, तो आपको असेट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ना। उसी को कहते हैं रीवैल्यूएशन गेन। कितने का गेन दिखेगा आपको? ₹3 लाख का, ठीक है। तो एंट्री विल बी सिंपल, बिकॉज पीपी की वैल्यू बढ़ रही है। देखो बेसिक रूल पता है ना, अगर असेट की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, तो पीपी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन गेन। अब मैंने इसमें आपको एक और चीज बताई थी, क्योंकि रीवैल्यूएशन गेन एक तरीके का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो स्टैंडर्ड बोलता है इसको पीएनएल में नहीं दिखाना चाहिए आपको। क्योंकि यार सोचो ना, आपके शेयर होल्डर्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, बोलेंगे अरे वाह 3 लाख का गेन हो गया, बट इज दिस रियलाइज्ड? द आंसर इज नो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर रिवैल्यूएशन गेन आपको होता है तो इंस्टेड ऑफ शोइंग इन प्रॉफिट एंड लॉस, आप बैलेंस शीट में जो रिजर्व सरप्लस होता है उसमें एक नया हेड क्रिएट कर दो रीवैल्यूएशन रिजर्व का। और इस रीवैल्यूएशन रिजर्व में जब जब आपके पीपी में गेन होगा, यहां डालते हुए, यहां डंप करते हुए चलो वो गेन, ठीक है, ताकि क्लियरली मालूम पड़े कि जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है कहीं ना कहीं आपका ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। सर लॉस होता तो कहां जाता? उसकी चर्चा में नीचे करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो रीवैल्यूएशन मॉडल में हम एसेट को रखते हैं एट फेयर वैल्यू, पहली चीज। सेकंड चीज, जैसे ही आप एसेट को फेयर वैल्यू पे लेकर आ जाते हो, सो योर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट इंस्टेड ऑफ 9 लाख नाउ इट विल बी 12 लाख। अब आने वाले सालों का आपका डेप्रीसिएशन भी होता है चेंज। मान लो 12 लाख इसकी वैल्यू है, रिमेनिंग लाइफ इज 9 ईयर्स, बराबर। तो अब पहले आप क्या कर रहे थे? 10 लाख को 10 ईयर्स में डेप्रिशिएट कर रहे थे। अब 1 साल तो बीत चुका, बचा 9 ईयर्स। अब आप 12 लाख को 9 ईयर्स में डेप्रिशिएट करोगे। दैट मींस डेप्रिसिएशन फ्रॉम ईयर 2 ऑनवर्ड्स विल इंक्रीज एंड इट विल बी नाउ 1.33 लाख, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें डेप्रिसिएशन आपसे प्रोस्पेक्टिवली चेंज करना, पुराने वाले सालों को जाके मत चेंज करना, ओनली गिव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सो अंडर रीवैल्यूएशन मॉडल हम इस तरीके से एसेट को वैल्यू करते हैं। एक बेसिक आइडिया आया तो सही सर, लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल पे थोड़ी और चर्चा करें सर। वो और चर्चा करने के लिए रीवैल्यूएशन मॉडल में स्टैंडर्ड ने 5 पॉइंट दे रखा है, ठीक है। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन? सर हम ये एसेट की फेयर वैल्यू कितने फ्रीक्वेंटली ढूंढेंगे? साल में एक बार ढूंढे, 6 महीने में एक बार ढूंढे, 3 साल में एक बार ढूंढे, कैसे ढूंढे सर? उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन। तो उन लोग कहते हैं अगर एसेट की वैल्यू में चेंजेस सिग्निफिकेंटली होते, बहुत फटाफट होते, तो आपको एटलीस्ट एनुअली रीवैल्यू करना चाहिए। बट अगर चेंजेस इनसिग्निफिकेंट होते हैं तो आप एवरी 3 to 5 ईयर्स में भी रीवैल्यू कर सकते हो। ये पहला पॉइंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ जाओ। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। इसमें क्या होता है, जिस दिन आप रीवैल्यू कर रहे हो उस दिन पुराने वाले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या करें? इसका मतलब ये है, एग्जांपल समझने का ट्राई करना। मान लो मैंने पीपी खरीदा 100 लाख रुपए का, लाइफ वॉज 5 ईयर्स। इस 100 लाख की कॉस्ट को बोलते हैं ग्रॉस ब्लॉक। अब मान लो आपने 2 साल यूज करा, तो 2 साल तक जब आप यूज करोगे तो 2 साल का जो डेप्रिसिएशन है दैट इज 40 लाख, ठीक है। लाइफ 5 साल उस हिसाब से निकालोगे तो 40 लाख आएगा। दिस 40 लाख इज योर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो जो बचेगा कैरिंग अमाउंट, उस कैरिंग अमाउंट को बोलते हैं नेट ब्लॉक, ठीक है। अब मान लो कैरिंग अमाउंट 60 है, बट फेयर वैल्यू आपने निकाली ईयर 2 के एंड पे और फेयर वैल्यू आ गए 75 लाख, ठीक है। तो अब ये जो गेन आया 15 लाख का, ठीक है, तो हमने रखा रीवैल्यूएशन मॉडल पे, गेन 15 लाख का आ गया। बट अब ये कंसेप्ट में हम ये सीखेंगे कि ये जो आपके बैलेंस शीट में 40 लाख का दिख रहा है डेप्रिसिएशन,
उसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वाई अक्यूमुलेटेड? जब से असेट खरीदा है तब से लेकर आज तक के डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये पुराने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम कैसे ट्रीट करें, ठीक है, इसकी यहां जिक्र चलने वाली। बिकॉज जब आप नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, यू शो ग्रॉस ब्लॉक, यू शो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देन यू विल शो नेट ब्लॉक, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके लिए दो मेथड दे रखा है। सबसे पहला मेथड आप उसको एलिमिनेट कर दोगे, एलिमिनेट द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगेंस्ट द ग्रॉस ब्लॉक। एलिमिनेट मतलब इसको दरखास्त कर दो। सर कैसे एलिमिनेट करेंगे? सिंपल सी एंट्री है। एलिमिनेट करने के लिए आप एंट्री पास करोगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस ब्लॉक। मतलब ग्रॉस ब्लॉक कम हो जाएगा और डेप्रिसिएशन हटाने के लिए डेबिट कर देना, ठीक है, 40-40। इससे हुआ क्या? नाउ योर ग्रॉस ब्लॉक विल कम टू 60 बिकॉज आपने उसको 40 से कम किया है। आपका अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 0 हो जाएगा, आपने एलिमिनेट कर दिया है, बराबर। और आपका नेट ब्लॉक भी 60 ही रह जाएगा। मतलब ग्रॉस ब्लॉक और नेट ब्लॉक अभी सेम हो गया। तो एलिमिनेशन में आप ये एलिमिनेशन की एंट्री पास करोगे और फिर जो गेन का एंट्री वो बुक कर लेना। गेन कितना था? 60 से हो गया 75, तो 15 लाख रुपए का गेन था। तो एंट्री विल बी पीपी टू रिवैल्यूएशन गेन। पहली बार सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बार बार जब प्रैक्टिस करोगे इट बिकम्स इजी फॉर यू। इसको प्यार से नेट मेथड कहते हैं, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते थे, एलिमिनेट कर देते हैं। मेथड नंबर 2, आप कहते हो नहीं नहीं सर मेरे को एलिमिनेट नहीं करना है, डू नॉट एलिमिनेट द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसको प्यार से कहते हैं ग्रॉस मेथड। क्या कहते हैं इसको? ग्रॉस मेथड। तो अगर आपको एलिमिनेट नहीं करना है तो यहां 3 स्टेप है। मैं आपको पहले 3 स्टेप रिकॉल करवाऊंगा और फिर इसका लॉजिक भी याद करवाऊंगा। सुनना, 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है फाइंड द परसेंटेज गेन। कैसे ढूंढोगे? गेन का अमाउंट डिवाइड बाय द कैरिंग अमाउंट इनटू 100, तो इट विल कम टू 25%। अब इस गेन को आप 2 अमाउंट पे अप्लाई करना, एक है ग्रॉस ब्लॉक का अमाउंट और एक है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ठीक है। अप्लाई करना, तो ग्रॉस ब्लॉक वाज 100, उस पर 25% लगाओ, 25 आ जाएगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 40, उस पर 25% लगाओ, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, एक एंट्री पास करना जिसमें आप ग्रॉस ब्लॉक को 25 से इंक्रीज कर दो और अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को 10 से इंक्रीज कर दो। ऐसी एक एंट्री पास करोगे तो ग्रॉस ब्लॉक असेट होता है, इंक्रीज करने के लिए डेबिट करना, ग्रॉस ब्लॉक अकाउंट डेबिट। अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना, तो टू अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन टैली नहीं करेगा, वो डिफरेंस विल बी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ योर रिवैल्यूएशन गेन, दैट इज ₹15, ठीक है। अब ये सर स्टेप तो हमको याद हो गया। स्टेप 1 परसेंटेज गेन है, स्टेप 2 वो गेन को 2 चीज पे अप्लाई करो, स्टेप 3 एंट्री पास करो। लेकिन ये हमने फॉलो क्यों किया? अगर आपको रीजन रिकॉल होता है तो इसमें होता क्या है, अगर आप चाहते हो कि मैं पुराना वाला डेप्रिसिएशन एलिमिनेट नहीं करूं तो वो रखने के लिए कुछ प्रोसीजर है। आपका नेट ब्लॉक 60 का 75 हो गया ना, दैट मीन्स योर नेट ब्लॉक इंक्रीज बाय 25%। तो इतने ही 25% से आपका ग्रॉस ब्लॉक भी बढ़ना चाहिए और आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ना चाहिए। तुमको समझ आया? बिकॉज योर नेट ब्लॉक इज इंक्रीजिंग बाय 25%, इफ यू वांट टू कीप दीज बोथ आइटम्स ग्रॉस ब्लॉक एंड डेप्रिसिएशन, दोनों को भी 25% से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सेकंड वाले मेथड में ये हो रहा है। अब जब मैं रिवाइज करा दिया तो मैं रिवीजन का भी रिवीजन करो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप रिवैल्यू करते हो तो पुराने वाले डेप्रिसिएशन को ट्रीट करने के 2 मेथड है। पहला है इसको दरखास्त कर दो, एलिमिनेट कर दो, निकाल दो अपनी जिंदगी से इसको। तो एंट्री मारोगे एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन टू ग्रॉस ब्लॉक और फिर गेन की एंट्री मारोगे। पहला खत्म, नेट मेथड हो गया। फिर आया ग्रॉस मेथड। अगर एलिमिनेट नहीं करना चाहते हो तो जितने परसेंटेज से नेट ब्लॉक बढ़ रहा है उतने ही परसेंटेज से आप ग्रॉस ब्लॉक और अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को भी इंक्रीज कर दो। सिंपल। समझता है वाला पार्ट? समझता है सर। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो सीए इंटर लेवल पे है नहीं, सीए फाइनल में सेम कंसेप्ट और इसके ऊपर क्वेश्चन भी है। तो मैंने इसलिए आपको एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन करा रखा है। फॉर प्रैक्टिस ऑफ कोर्स यू कैन रेफर दैट, ठीक है। दिस वाज द सेकंड पॉइंट जहां हमने क्या सीखा, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तीसरा है रीवैल्यूएशन टू बी अप्लाइड टू एंटायर क्लास ऑफ असेट। जब आप रीवैल्यू करोगे तो आप एक सिंगल असेट को नहीं, उस असेट की पूरी क्लास को आपको रीवैल्यू करना पड़ेगा। सर इसका एग्जांपल दो। मान लो इधर आओ। मान लो आपके पास 5 ऑफिस फर्नीचर है, मतलब फर्नीचर है उसमें ऑफिस फर्नीचर 5 है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक फर्नीचर को कॉस्ट मॉडल पर रखूंगा, 4 को रिवैल्यूएशन पर रखूंगा। आपको पांचों के पांचों फर्नीचर को सेम मॉडल पर रखना पड़ेगा। समझ रहे हो तुम? क्योंकि फर्नीचर इज अ सिंगल क्लास ऑफ असेट। ऐसा सर सिंगल क्लास का मतलब क्या होता है? ऐसा असेट जिसका सेम नेचर है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको बोलते हैं सिंगल क्लास ऑफ असेट, सेम क्लास ऑफ असेट। एक और एग्जांपल, मान लो मेरे पास 4 क्लासरूम है, बराबर। 2 क्लासरूम को मैं कॉस्ट मॉडल पे रखना चाहता हूं और 2 क्लासरूम को आई वांट टू कीप एट रीवैल्यूएशन मॉडल नॉइ चॉल्वे। या लिखा है नॉइ चॉल्वे, ठीक है, नॉइ चलेगा। लेकिन अब आते हैं नीचे। अच्छा मान लो मुझे चारों क्लासरूम को कॉस्ट पे रखना है तो चल जाएगा। अच्छा चारों को रिवैल पे रखना है तो चल जाएगा। मतलब सेम क्लास सेम मॉडल। अब इसमें क्लैरिफिकेशन, मान लो आपके पास एक ऑफिस बिल्डिंग है और एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, क्या मैं यहां अलग अलग क्लास लगा सकता हूं? ये चल जाएगा। क्यों सर? यहां भी तो बिल्डिंग है, सेम क्लास सेम मॉडल। नहीं, ऑफिस बिल्डिंग एक अलग कैटेगरी होती है, फैक्ट्री बिल्डिंग एक अलग कैटेगरी होती है। जस्ट रिमेंबर दिस। तो ये चीज मैंने यहां लिख के दी हुई है,
क्लियर है वाला पार्ट ये। तो ये थर्ड पॉइंट था, रीवैल्यूएशन टू बी अप्लाइड टू एंटायर क्लास ऑफ असेट। चौथा पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन गेन लॉस। जैसे आपने देखा था ना, गेन आया तो कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, उसके ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन दैट इज अनरियलाइज्ड गेन लॉस। सर रियलाइज्ड गेन लॉस आया तो उसकी बात मैं लास्ट में करूंगा, अभी नहीं, अभी मैं अनरियलाइज्ड गेन लॉस की बात कर रहा हूं, ऐसा गेन लॉस जो आपको रियलाइज नहीं हुआ है। ये गेन लॉस क्यों आएगा, बिकॉज आप फॉलो कर रहे हो रीवैल्यूएशन मॉडल। तो मान लो कैरिंग अमाउंट 100 है और फेयर वैल्यू 150 है, तो गेन आया ना 50 का, ऐसा, इसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड रीवैल्यूएशन गेन लॉस। तो ऐसे केस में आपको देखना पड़ेगा आप जिंदगी में पहली बार रीवैल्यू कर रहे हो या सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कर रहे हो। सब्सिक्वेंट मतलब पहली बार के सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम रिवैल्यू कर रहे हो, ऐसा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे हो और गेन आया तो इट शुड बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। मैंने बताया था ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज अ सेपरेट हेड इन रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड, अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया और लॉस आया तो कंजर्वेटिज्म के तहत उस लॉस को तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में शो करोगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन का। लेकिन अगर आपने सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन किया, क्या किया आपने, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन किया और उसमें आपको गेन आ गया, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में आपको गेन आ गया, तो आप डायरेक्टली मत बोलना रिवैल्यूएशन रिजर्व, ना मुन्ना ना। ऐसे केस में देखना पहले क्या आया था। अगर अभी आपको रिवैल्यूएशन गेन आया और पहले भी आपको गेन ही आया था, तो एग्जिस्टिंग वाला गेन को आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो पहले भी गेन था, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में गया था, अब अगर दोबारा गेन आया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ऐड कर देना। लेकिन अब मजा आएगा, अगर आपको अभी गेन आया लेकिन पहले आपको लॉस था, पहले आपको लॉस था, तो जब पहले लॉस था तो आपने लॉस को कहां ट्रांसफर किया था, पीएनएल में। तो अब गेन को भी वहीं से सेट ऑफ करना पड़ेगा, गेन को भी वहीं से सेट ऑफ करना पड़ेगा। इसका मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस लॉस एडजस्ट करंट गेन इन पीएनएल, मतलब सेट ऑफ करने का। अगर आपने मान लो पहले 100 रुपए का लॉस बुक किया प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आने वाले 100 रुपए तक के गेन को आप पीएनएल में बुक करोगे। सर गेन अगर अभी वाला 100 रुपए के ऊपर हुआ तो 100 रुपए तक का गेन पीएनएल में और उसके ऊपर का गेन जो है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में, ठीक है। मैं एग्जांपल कराऊंगा, टेंशन मत लो। अच्छा, सेम लॉजिक फॉर रिवैल्यूएशन लॉस आल्सो। अगर अभी आपको लॉस और पहले भी लॉस था तो फिर एग्जिस्टिंग वाला लॉस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लेकिन अभी लॉस है और पहले गेन था, तो पहले गेन कहां गया था, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो अभी का जो लॉस है उसको पिछले गेन से पहले सेट ऑफ करो, मतलब अभी के लॉस को पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करो, फिर जो एक्सेस लॉस बचेगा आपका वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। अब इसको बेहतर समझने के लिए कुछ एग्जांपल करा रहा हूं, फटाफट से देख लो। मान लो आपने फर्स्ट टाइम, इधर देखो, फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया, लॉस आया, लॉस कहां गया, पीएनएल में। अब बाद में आपने रिवैल्यू किया और गेन आया, ठीक है। तो पहले इस गेन को प्रीवियस लॉस से करोगे सेट ऑफ, मतलब 100 रुपए तक का गेन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके ऊपर का जो गेन है वो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में, ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं, उल्टा लेते हैं। मान लो पहले गेन आया, ठीक है, 100 रुपए का, तो पहले टाइम जब गेन आया तो वो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। अब आपको सब्सिक्वेंटली लॉस आ गया, तो मैं क्या करूं 150 के लॉस का, तो पहले इस लॉस को पुराने गेन से एडजस्ट करो, मतलब 100 रुपए तक के लॉस को आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट करोगे, जो एक्सेस 50 का लॉस है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो इस तरीके से आपका होता है ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन एंड लॉस। बहुत शानदार पॉइंट है, प्लीज अच्छे से करके जाना, आपके सहूलियत के लिए मैंने काफी सारे एग्जांपल्स और दे रखे हैं। दिस वाज द फोर्थ पॉइंट इन रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अब क्या होता है, आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व कहां दिख रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक सेपरेट हेड बन के दिख रहा है रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। नाउ दिस इज मोर लाइक अ नॉन फ्री रिजर्व, मतलब ये रिजर्व सिर्फ नाम का है, इससे आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसका पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज पैसा तो रियल में है ही नहीं। तो ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है ये एक तरीके का नॉन फ्री रिजर्व है, ठीक है। तो ये जिंदगी भर यहीं पड़ा रहेगा क्या, नहीं, इसको कभी ना कभी आप रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करोगे। सर व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एक तरीके से आपका फ्री रिजर्व होता है, फ्री फ्लोइंग रिजर्व। आप इससे डिविडेंड बांट सकते हो, पैसा घर ले जा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो किधर ऐसा। तो ये आपका नॉन फ्री रिजर्व से फ्री रिजर्व में कब जाएगा उसकी बातें करता है, ठीक है। तो एक है मैंडेटरी वाला केस, बराबर, मतलब ये मैंडेटरी करना पड़ेगा आपको। कब करोगे मैंडेटरी, या तो जब पीपी का लाइफ खत्म हो जाए या फिर जब आप पीपी को बेच दो, है ना, दोनों में से कुछ भी हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देना, पहला पॉइंट, ठीक है। ये तो मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे होएगा देख लो, मान लो आपने चीजों को बेच दिया, पीपी को बेच दिया आपने, तो मान लो रिवैल्यूएशन रिजर्व में 3 लाख पड़ा था, तो आप इस यहां से हटा के इसको रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दोगे 3 लाख। सबको समझा मैंने क्या बोला, ये पहला केस था, सिंपल है। सेकेंड केस इज ऑप्शनल।
अब अगेन ये आपके सीए इंटर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा बिकॉज आपके कंसेप्ट में मॉड्यूल में ये चीज एग्जिस्ट करती है। और फाइनल का जो क्वेश्चन है मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ कवर किया हुआ है। सीए फाइनल में कंसेप्ट सेम है, ठीक है। सुनना, तो ये ऑप्शनल वाला पार्ट क्या है? ऑप्शनल वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन। अब इसमें क्या होता है, सुनना, आप जब रीवैल्यू नहीं करते, एग्जाम्पल देखना, मान लो आपके पास असेट था 10 लाख रुपए का, आपने डेप्रिशिएट किया 10 ईयर्स के हिसाब से, डेप्रिसिएशन आया 1 लाख रुपीज, ठीक है। फिर आपने ईयर 1 एंड के बाद रीवैल्यू किया, 15 लाख पे आपने रीवैल्यू किया, और आपको मैंने सिखाया था व्हेन यू रीवैल्यू आने वाले सालों का डेप्रिसिएशन चेंजेस। तो बिफोर रीवैल्यूएशन आपका डेप्रिसिएशन वाज 1 लाख। जैसे ही आपने रीवैल्यू किया, योर डेप्रिसिएशन चेंज्ड। अब जैसे आपका डेप्रिसिएशन चेंज हुआ, इट बिकेम 1.67 लाख फ्रॉम द सेकेंड ईयर। तो नाउ बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन आपका डेप्रिसिएशन कितने से बढ़ गया? तो बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन माय डेप्रिसिएशन वेंट from 1 lakh to 1.6 lakhs. That means my excess depreciation is 0.67 lakh. इसको बोलते हैं excess depreciation. स्टैंडर्ड बोलते हैं आप चाहो तो इतना अमाउंट, ये excess depreciation का अमाउंट आप चाहो तो रीवैल्यूएशन रिजर्व से निकालकर रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर सकते हो। क्या मैंने कहा? आप चाहो तो इतना अमाउंट रीवैल्यूएशन रिजर्व से निकालकर रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर सकते हो। सबको समझा गया मैंने क्या बोला? यस। अब आप बोलोगे सर ऐसा ट्रांसफर करने को क्यों अलाउ किया? क्योंकि ये एक्सेस डेप्रिसिएशन क्यों आया? Why did depreciation increase? Because of a revaluation gain. बराबर, आपने गेन बुक किया तभी तो बढ़ गया खर्चा। तो इतने बड़े हुए खर्चे को आप चाहो तो रीवैल्यूएशन रिजर्व से निकालकर रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, कंपनी चाहे तो करे, नहीं चाहे तो नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगेन मॉड्यूल में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, बट कंसेप्ट था तो मैंने कवर कर लिया। दिस कंप्लीट्स अ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, जिसमें 2 मॉडल थे, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। उसमें रीवैल्यूएशन मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आई होप आपको यहां तक समझ आया, ठीक है। यहां तक समझ आया तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूंगा। अगला पॉइंट है सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकम। मतलब एक बार जब असेट खरीद लोगे, उसके बाद जो इस पे खर्चे करोगे उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकम। अगर आपने रिपेयर्स मेंटेनेंस वाला खर्चा किया है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना। अगर आपने कोई पार्ट रिप्लेस किया है, मान लो सपोज मेरा आईपैड था, मेरा आईपैड का एक तो था स्क्रैच गार्ड रिप्लेस किया, उसको बोलते हैं रिपेयर्स मेंटेनेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब मान लो मेरा आईपैड था, मेरा आईपैड का स्क्रीन खराब हो गया, तो मैंने स्क्रीन रिप्लेस किया, मतलब एक मेजर पार्ट रिप्लेस कर दिया। जब आप एक मेजर पार्ट रिप्लेस करते हो ना, तो वो खर्चा आप कैपिटलाइज करते हो, ठीक है। अब ये मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट की चर्चा एक कंसेप्ट है कंपोनेंट अकाउंटिंग, वहां मैं दोबारा करूंगा, बट अभी के लिए याद रखना, अगर कोई पार्ट रिप्लेस करोगे तो यू विल कैपिटलाइज इट, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। छठा पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आपके पास कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग है तो आप सबको पता है लैंड हैज अ इनफाइनाइट लाइफ, इट इज नॉन डेप्रिशिएबल। बिल्डिंग ऑलवेज हैज अ फाइनाइट लाइफ, इट इज डेप्रिशिएबल। तो प्लीज लैंड और बिल्डिंग को एक साथ मत रिकॉर्ड करना, अलग अलग करके रिकॉर्ड करना, उसकी जो भी अलग अलग वैल्यू है वो निकालना। लैंड ऑफ कोर्स विल बी नॉट डेप्रिशिएबल, बिल्डिंग ऑफ कोर्स विल बी डेप्रिशिएबल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। उसके बाद अगला पॉइंट है डेप्रीसिएशन। ये बहुत सिंपल पॉइंट है। डेप्रीसिएशन के कितने मेथड्स है? 3, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, बराबर। तो एसएलएम मेथड में हम क्या करते हैं देख लो, मैंने एग्जांपल लिया हुआ इधर। कॉस्ट 10 लाख, लाइफ 10 ईयर्स, रेसिडुअल वैल्यू इज 1 लाख लेट्स से। तो मैं डेप्रीशिएट कैसे करूंगा? 10 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स। इस तरीके से आएगा एसएलएम के अंदर डेप्रीसिएशन। मतलब यहां जब डेप्रीशिएट करोगे तो कॉस्ट माइनस द रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय द लाइफ, वैसे करते हो। बचपन में सीखा था, बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, हाँ। फिर आएगा डब्ल्यूडी, रिटर्न ऑन वैल्यू। इसमें क्या होता है, मान लो आपकी कॉस्ट 10 लाख थी, डेप्रीशिएशन 10% था, तो फर्स्ट ईयर आप 10 लाख पे चार्ज करोगे डेप्रीशिएशन, 1 लाख डेप्रीशिएशन आएगा, तो आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी बचेगी? 9 लाख। अब नेक्स्ट ईयर आप इस रिटर्न ऑन वैल्यू पे चार्ज करोगे डेप्रीशिएशन, सिंपल। तीसरा, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अब यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, आप हर साल जितने यूनिट प्रोड्यूस करोगे उस हिसाब से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करना, लाइफ के हिसाब से नहीं। तो मान लो मेरे पास एक असेट है जिसकी कॉस्ट 10 लाख है, कैपेसिटी उसकी है कि वो 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। अब मान लो ईयर 1 में आपने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और हर साल का एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन दे रखा है मैंने आपको, तो आप अब इस रेशियो में करोगे डेप्रीशिएट। मतलब अगर आपसे पूछे ईयर 1 में कितना करोगे डेप्रीशिएट, तो यू विल से 10 लाख इनटू कितने यूनिट्स बनाए ईयर 1 में? 10,000 यूनिट्स बनाए आपने, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ 50,000, इतना आप डेप्रीशिएट करोगे। इन शॉर्ट, जिस रेशियो में आप कर रहे हो प्रोडक्शन, उस रेशियो में यू विल डेप्रीशिएट। बस इसी का एग्जांपल आपने लिया हुआ है, 3 मेथड, ठीक है, सिंपल। उसके बाद सेकंड पॉइंट है डेप्रीसिएशन में, डेप्रीसिएशन पीरियड। उसमें 2 है, एक होता है स्टार्ट डेट, एक होता है एंड डेट। मतलब डेप्रीसिएशन की शुरुआत कब से करें, ठीक है। तो अब इसमें मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए थे। मान लो मैं असेट खुद बना रहा हूं, तो मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया अप्रैल में, ठीक है। अब जब कंस्ट्रक्शन मैंने शुरू किया अप्रैल में, तो इट बिकेम अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम दिसंबर, 9 महीना सा है, तो इट बिकेम अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम दिसंबर। अब
हमने रियल में इसको यूज करना शुरू किया इन फेब, 14 फेब को, है ना, अमावस की रात। तो 14 फेब को हमने इसको रियल में यूज करना शुरू किया। तो कंपनी डेप्रीसिएशन कब स्टार्ट करेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन? ना। फ्रॉम द डेट कंपनी स्टार्टेड टू यूज? ना। फ्रॉम द डेट इट वॉज अवेलेबल फॉर यूज। सर आप बोलोगे नहीं लेकिन कंपनी ने तो यूज ही नहीं किया। डजेंट मैटर, यूज के लिए वो अवेलेबल था, दैट मींस उसकी लाइफ डिटोरिएट होते हुए चल रही है। आप यूज करो ना करो, इट वाज अवेलेबल फॉर यूज, तो यू विल स्टार्ट द डेप्रीसिएशन फ्रॉम 1 दिसंबर। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। अच्छा, कब तक करोगे डेप्रीशिएट, है ना? तो या तो लाइफ खत्म हो जाए तब तक, या फिर जब आप असेट बेच दो तब तक। ध्यान रखना, उसको बोलते हैं सेसेशन। एंड डेट क्या होती है? अच्छा, एक और चीज, जिस दिन आपका असेट का कैरिंग अमाउंट रेसिडुअल वैल्यू पे पहुंच जाएगा ना, यू विल स्टॉप डेप्रीसिएशन। जिस दिन आपका असेट का कैरिंग अमाउंट विल रीच द रेसिडुअल वैल्यू, देयर विल बी नो डेप्रीसिएशन। व्हाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिडुअल वैल्यू? अगर असेट की लाइफ खत्म हो जाए तो बेच का जो स्क्रैप वैल्यू मिलेगा वो, मान लो 10 लाख की कॉस्ट है, 1 लाख इज द स्क्रैप वैल्यू, ठीक है? तो जब आप डेप्रीशिएट करते करते 1 लाख पे पहुंच जाओगे ना, इस 1 लाख को आप डेप्रीशिएट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये 1 लाख तो आप रिकवर कर लोगे ना बेचकर, असेट को बेचकर यू कैन रिकवर दिस। तो आइडियली आपका खर्चा होना ही नहीं चाहिए, इट शुड नॉट बी एक्सपेंस। दैट इज वाई व्हेन द कैरिंग अमाउंट रीचेस रेसिडुअल वैल्यू यू विल स्टॉप द डेप्रीसिएशन। इज दिस क्लियर? यस। चलो, अब आ रहा है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज नोन एज कंपोनेंट अकाउंटिंग मेजर रिप्लेसमेंट, मेजर इंस्पेक्शन या ओवरहाउल। समझने का ट्राई करना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। कंपोनेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, अगर आपके पास एक असेट है और उसमें मल्टीपल पार्ट्स है जिसकी लाइफ अलग अलग है, मान लो आपके पास एक प्राइवेट जेट है, उसमें एक इंजन है जिसकी लाइफ 5 साल है, और बाकी प्राइवेट जेट जो उसका बॉडी है, बाकी जितनी भी चीज है उसकी लाइफ 10 ईयर्स है। तो आप इस प्राइवेट जेट को साथ में डिप्रीशिएट मत करना, इसके अलग अलग पार्ट्स को आप अलग अलग डिप्रीशिएट करोगे। तो इंजन की लाइफ 5 इयर्स है, अब आप मान लो जेट 100 करोड़ रुपए का है, तो आपको वैल्यू बाइफिकेट करनी पड़ेगी। 100 करोड़ में से इंजन के लिए कितना भरा है और बॉडी के लिए कितना भरा है, बराबर। तो इस वैल्यू को आप इनके रिस्पेक्टिव लाइफ में डिप्रीशिएट करोगे। जैसे इंजन की लाइफ 5 इयर्स है तो इस 20 सीआर को आप 5 इयर्स में डिप्रीशिएट करोगे, और बॉडी की लाइफ 80 सीआर है तो इस 80 सीआर को आप 10 इयर्स में डिप्रीशिएट करोगे। दैट मीन्स अंडर कंपोनेंट अकाउंटिंग हम क्या करेंगे, हम जो भी एक मेन एसेट है उसके अगर अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग लाइफ है तो उनको अलग अलग से करेंगे डिप्रीशिएट। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब मान लो इसी सेम एसेट की बात करता हूं जिसका 1 साल मैंने डिप्रीशिएट किया, इंजन का वैल्यू बचा 16 सीआर, बॉडी का वैल्यू बचा 72 सीआर, ठीक है? अब ईयर 2 के फर्स्ट डे पे मेरा इंजन खराब हो जाता है, तो इंजन खराब होगा तो आप क्या करोगे, नया इंजन लेकर आओगे। मतलब आपने एक मेजर पार्ट रिप्लेस किया। तो मैंने क्या सिखाया था, वेन एवर यू रिप्लेस अ मेजर पार्ट, नए वाले पार्ट का वैल्यू ऐड करना है, पुराने वाला पार्ट का वैल्यू माइनस करना है। तो अब मैं यही करूंगा। सर पुराने वाले का वैल्यू माइनस क्यों करना है? बिकॉज जब आपने पार्ट रिप्लेस किया है तो नए वाले का खर्चा तो आप ऐड करोगे, लेकिन पुराना वाला इंजन तो ऑब्सोलीट हो चुका है ना, वो तो खराब हो चुका है, तो उसको आपको बाहर करना पड़ेगा। दैट मीन्स मान लो प्राइवेट जेट का वैल्यू आफ्टर 1 ईयर वॉज 16 + 72, इट वॉज 88, ठीक है? तो जब आपने इस प्राइवेट जेट में से इंजन रिप्लेस किया और नया इंजन मान लो 24 सीआर का आया, तो 24 सीआर का वैल्यू यू विल ऐड, और जो पुराने इंजन का कैरिंग अमाउंट है यू विल डिडक्ट। ऐसा समझे तुम मेरी बात? तो ये कंपोनेंट अकाउंटिंग का दूसरा पॉइंट है, ठीक है? वापस से रिपीट करूंगा। पहला पॉइंट, अगर एक असेट में छोटे छोटे पार्ट्स है जिसका लाइफ अलग अलग है, डिप्रीशिएट देम सेपरेटली। अच्छा, अगर आपने वक्त से पहले किसी कंपोनेंट को रिप्लेस किया है तो नए वाले कंपोनेंट का वैल्यू ऐड करना, पुराने वाले कंपोनेंट का वैल्यू माइनस करना। ये दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट, अब ये तीसरा पार्ट इतना क्रिटिकल नहीं है बट सुन के ले लेना। कभी कभी क्या होता है, किसी असेट में इंस्पेक्शन करना इज वेरी कंपलसरी। जैसे गवर्नमेंट बोलेगा आपके पास प्राइवेट जेट है जिसकी लाइफ मान लो 20 साल है, गवर्नमेंट आपको बोलेगा इस 20 साल में हर 5 साल में आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। अगर आपको असेट यूज करते रहना है, सो यू विल हैव टू कंडक्ट द इंस्पेक्शन कि असेट सब प्रॉपर है कि नहीं। एक रजिस्टर्ड बंदे से आपको इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी। तो ये इंस्पेक्शन का जो खर्चा आप करोगे इसका लाइफ सिर्फ 5 साल ही है, बिकॉज गवर्नमेंट ने आपको बोला कि एवरी 5 ईयर्स यू विल हैव टू डू द इंस्पेक्शन। तो इस खर्चे पे भी आप कंपोनेंट अकाउंटिंग अप्लाई करोगे। अब मान लो सेम चीज आपने ना, मान लो इधर 100 करोड़ का प्राइवेट जेट खरीदा है डे 1 पे, उस ऑफकोर्स डे 1 पे भी तो इंस्पेक्शन कंडक्ट करवाया रहेगा ना आपने, ताकि आप फर्स्ट 5 ईयर्स यूज कर पाओ। तो मान लो 100 लाख में से आपने 10 लाख भरा इंस्पेक्शन के लिए और रिमेनिंग 90 आपने भरा है बाकी प्राइवेट जेट के लिए। तो यहां आप जो इंस्पेक्शन का खर्चा है उसको 5 साल में करोगे डिप्रीशिएट, और जो बाकी जेट का खर्चा है उसको आप जो भी उसकी लाइफ है उसमें करोगे डिप्रीशिएट। ध्यान रखना। तो जब जब आप ऐसा इंस्पेक्शन भी करवाते हो, इस इंस्पेक्शन के ऊपर भी लग जाता है कंपोनेंट अकाउंटिंग, बिकॉज इस इंस्पेक्शन का आपको बेनिफिट 5 साल के ऊपर नहीं मिलेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा है आपको हर 5 साल में करना है इंस्पेक्शन कंडक्ट। इसमें एक
आप इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखना कि इंस्पेक्शन वाले केस में हम पता है क्या मानते हैं कि डे 1 की टोटल कॉस्ट में इंस्पेक्शन वाला खर्चा इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। हम ये मान के चलते, क्या मानते हैं कि डे 1 की कॉस्ट में इंस्पेक्शन वाला खर्चा इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। मान लो आपने प्राइवेट जेट खरीदा है 100 लाख रुपए का, और इंस्पेक्शन हर 5 साल में कराओगे तो उसमें खर्चा आएगा 10 लाख रुपया। तो मान लेना कि जो पहले दिन पे आपने 100 लाख भरा है उसमें 10 लाख अपन ने इंस्पेक्शन का ऑलरेडी भर दिया है, मतलब डे 1 पे तो असेट इंस्पेक्ट होके आएगा ना, ऐसा। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, ये चीज मैंने यहां आपको कंसेप्ट में भी लिख के दी हुई है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन गाइस? यस सर। तो ये आपका कंपोनेंट अकाउंटिंग वाला पॉइंट था। कंपोनेंट अकाउंटिंग पे कुछ शानदार क्वेश्चन भी है, वो भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो, आगे आ जाओ। उसके बाद छोटे मोटे पॉइंट, सबसे पहला है चेंज इन एस्टीमेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ या फिर रेसिडुअल वैल्यू। अगर आपका डेप्रिसिएशन मेथड मान लो एसएलएम से डब्ल्यूडीवी करते हो, मान लो आपकी लाइफ चेंज होती है, पहले लग रहा था लाइफ वाज 5 ईयर्स, अब लग रहा है लाइफ इज 7 ईयर्स, वो चेंज हुआ। मान लो आपका स्क्रैप वैल्यू का एस्टीमेट चेंज हुआ, तो ये सब चेंज होने से पता है क्या होता है, आपके डेप्रिसिएशन के अमाउंट चेंज हो जाते हैं। तो ये चेंज का इफेक्ट आप दोगे प्रोस्पेक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव? मान लो ये चेंज के बारे में आपको ईयर 3 से मालूम पड़ा, तो डेप्रिसिएशन ईयर 3 के बाद वाले ईयर्स का चेंज होएगा, पुराने ईयर 1 ईयर 2 का यू कांट चेंज। उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना, क्योंकि ये सब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। अब अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है वो AS 5 में आप सीखोगे, बट मान के चलो ये सारे के सारे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, तो इसका कैसा इफेक्ट देना, आपको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लेकर भी आपको समझाया हुआ है, देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे असेट का कॉस्ट 10 CR था, लाइफ 10 ईयर्स थी, डेप्रिशिएट किया बाय 1 CR, तो कैरिंग अमाउंट कितनी बची, 9 CR। अब जब कैरिंग अमाउंट 9 CR बची तो लाइफ रिवाइज हो गई। पहले 10 साल लाइफ लग रही थी ना, अब फर्स्ट ईयर के एंड पे लगता है कि रिमेनिंग लाइफ सिर्फ 6 साल बची है, तो अब 9 करोड़ को 6 साल में करोगे डेप्रिशिएट। तो देखो ईयर 2 का आपका डेप्रिशिएशन चेंज हो गया, इसकी वजह से आप ईयर 1 का मत चेंज करना, हमको सिर्फ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। क्लियर है वाला पार्ट? यस सर। अब कुछ अदर मिसलेनियस पॉइंट्स। सबसे पहला, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर की है, कुछ प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया है, तो उसका अकाउंटिंग AS 13 बात करेगा। कौन बात करेगा? AS 13। बट उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो मेजरमेंट है वो AS 10 के कॉस्ट मॉडल पे होगा। मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह क्या होती है वो AS 13 डिफाइन करेगा, बराबर। बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कौन से वैल्यू पे दिखाएंगे, वो वैल्यू के लिए हम AS 10 का कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे। सिंपल, पहला। दूसरा पॉइंट, PPE एक्वायर्ड टुगेदर एट अ कंसोलिडेटेड प्राइस। याद है क्लास में आपको एग्जांपल दिया था मैंने, इसमें क्या होता है, मान लो मैं क्रोमा गया, 5 आइटम खरीदे, इन सबकी फेयर वैल्यू ये है, टोटल मिला के 4 लाख हुआ। अब मैंने क्रोमा वाले को बोला, यार आकाश कंद पधारे तुम्हारे दुकान में, इतना सामान ले रहे, कुछ डिस्काउंट दो। तो उसने मेरे को लमसम डिस्काउंट दे दिया कि चलो 4 लाख हो रहा ना टोटल बिल, आप 340 दे देना। अब द प्रॉब्लम इज, मैं असेट को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, 4 लाख पे रिकॉर्ड करूं या जितना मैंने पे किया? ऑफ कोर्स जितना मैंने पे किया उस पर रिकॉर्ड करूंगा, बट द प्रॉब्लम इज मुझे इंडिविजुअल प्राइस चाहिए कि 3,40,000 में से मैंने iPad के लिए कितना पे किया, PS5 के लिए कितना पे किया, iPhone के लिए कितना पे किया, वगैरह वगैरह। तो इस 340 को आप फेयर वैल्यू के रेशियो में बांट देना, हर एसेट में इक्वली मत बांटना, 340 डिवाइड बाय 5, फेयर वैल्यू के रेशियो में बांटने का, बराबर। तो ये कब करना होगा, जब आपने एक साथ में 3-4 एसेट खरीदा है और इंडिविजुअली किसके लिए कितना पे किया ये आपको नहीं पता, एक कंबाइंड प्राइस है आपके पास, तो कोई बात नहीं, इस कंबाइंड प्राइस को फेयर वैल्यू के रेशियो में सब में बांट देना, सिंपल, ठीक है। चलो, सी पॉइंट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन डैमेज ऑफ असेट। इसका मतलब क्या, मान लो आपके एसेट पे नुकसान हो गया। कैसा नुकसान हो गया? एक PPE था, वहां मेरी एंट्री हुई, तो मेरी एंट्री होने से आग लग गई, बिकॉज तुम्हारा भाई इज फायर है। तो हाँ सर, खराब जोक सर, अरे सुन लो, तो मेरी वजह से वहां फैक्ट्री में लग गई आग, PPE हो गया डिस्ट्रॉय, तो नुकसान हो गया PPE के ऊपर, लेकिन उसका हमने इंश्योरेंस ले रखा था, तो इंश्योरेंस का क्लेम का पैसा आपको आया। मतलब आपके P&L में एक तरफ दिखेगा असेट का लॉस, और इसी लॉस के ऊपर जो मिला वो क्लेम पूरा नहीं मिला, थोड़ा कम मिला, तो क्लेम इज लाइक अ इनकम फॉर यू, तो आप वो इनकम दिखा दोगे। अब द क्वेश्चन इज, जब आप इस क्लेम को दिखाओगे और लॉस को दिखाओगे, तो क्या इसको अलग अलग दिखाना चाहिए? मतलब लॉस 1 लाख का, क्लेम 90 का, ऐसा अलग दिखाऊं, या नेट करके दिखा दो कि चलो 1 लाख का लॉस था, 90 का क्लेम आ गया, तो नेट लॉस 10 का ही हुआ ना, तो 10 का लॉस दिखा दो। ना मुन्ना ना, आपको ऐसे केस में सेपरेटली शो करना पड़ेगा। मैंने वो यहां लिख के दिया हुआ है कि अगर इंश्योरेंस क्लेम में कुछ भी डैमेज पे कुछ क्लेम मिलता है, तो डैमेज का लॉस अलग, क्लेम का पैसा अलग दिखाना प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। उसके अलावा डी पॉइंट, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट। अगर आपके पास ये चीज है तो इसको मैं
पीपी में क्लासीफाई करूं या इन्वेंट्री में? तो इसमें एकदम स्टैंडर्ड चीज बोलता है वो कि अगर आपको लगता है आपके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह है इफ दे मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपी तो आप उसको AS10 में ले जाना। अगर आपको लगता है कि वो पीपी का डेफिनेशन मीट नहीं कर रहा है तो वो AS2 में ले जाना। अब सर हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे वो कौन सा डेफिनेशन मीट कर रहा है? एग्जाम में अगर कुछ नहीं बोला है तो आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना। सर वैसे इसका लॉजिक बताओ ना थोड़ा सा। मान लो जैसे मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे पास इन्वेंट्री होती नहीं नॉर्मली, मैं आपको सर्विस देता हूँ, तो मान लो मैंने एक आईपैड स्पेयर में रखा है, तो मेरे लिए वो स्पेयर आईपैड विल बी मोर लाइक अ पीपी बराबर। तो मेरे लिए वो स्पेयर आईपैड विल मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपी बराबर, तो AS10 में क्लासिफाई करूंगा। लेकिन मान लो ऐसे कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसके कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह रखे, तो नॉर्मली वो स्पेयर पार्ट्स इसलिए रखे ताकि इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग ना रुके। तो वैसे केस में दैट स्पेयर पार्ट्स इफ दे डोंट मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपी दे कैन बी कॉल्ड एज इन्वेंट्री, ध्यान रखना। तो ये सब्जेक्टिव है काफी। फिर है डी रिकग्निशन ऑफ पीपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी रिकग्निशन? डी रिकग्निशन का मतलब होता है अपने बुक से बाहर करना। तो पीपी को हम बुक से बाहर कब करेंगे? जब या तो पीपी बेच देंगे या फिर पीपी की लाइफ खत्म हो जाएगी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब आप पीपी बेचोगे तो गेन लॉस आएगा। ये गेन लॉस कहां जाएगा? अब ये रियलाइज्ड गेन लॉस है, इसमें मत बोलना गेन आया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, लॉस आया तो ये रियलाइज्ड गेन लॉस है। यहां गेन है लॉस है, वो सब का सब गेन लॉस चुपचाप उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना। अच्छा ये भी मत बोलना सर अभी गेन आया तो देखना पड़ेगा ना पहले क्या था, वो सब नहीं, ये रियलाइज्ड गेन लॉस है। तो रियलाइज्ड गेन लॉस जितना भी है इट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। सबको समझता है ये वाला पार्ट? एक और चीज, जब आप असेट बेचोगे तो मैंने एक चीज आपको ऊपर सिखाई थी, क्या कि जब आप असेट बेचोगे तो अगर उस असेट के नाम का रीवैल्यूएशन रिजर्व में कोई बैलेंस पड़ा है तो वो रीवैल्यूएशन रिजर्व से उठाकर, वेरी गुड आंसर, रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बताया था ना आपको, कहां बताया था मैंने? ऊपर वाले पॉइंट में बताया था, देखो इधर कि ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग्स। हाँ सर मैंडेटरी, याद है क्या? अगर असेट को बेच दिया या लाइफ खत्म हो गई तो रीवैल्यूएशन रिजर्व से उठाकर उतना गेन आप रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करोगे। कब? ये तभी पॉसिबल है जब मान लो आपने कोई ऐसा असेट बेचा है जो रीवैल्यूएशन मॉडल पे था और उसके नाम का कोई सिंदूर रीवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा था, तो उसको उठाकर रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देना। मतलब जब असेट बेचते हो तो दो काम करना है, पहला जो रियलाइज्ड गेन लॉस है P&L, दूसरा जो पुराना बैलेंस पड़ा है रीवैल्यूएशन रिजर्व में वो उठाकर यू विल हैव टू ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या आपको ये बात समझती है? यस सर। चलो अब आएगा आखिरी पॉइंट। अब अगेन ये आखिरी जो पॉइंट है ये किताब में आपके है कंसेप्ट में, बट इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है और थोड़ा सा CF फाइनल वाला कंसेप्ट है, बट मैं पढ़ा रहा हूं एग्जाम के नजदीक हो तो ये पॉइंट छोड़ोगे तो भी चलेगा, बट सुन लो फटाफट से सुनना। ये है चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमिशनिंग डिसमेंटलिंग साइट रिस्टोरेशन। याद है ये पॉइंट? इसको हम कॉस्ट में ऐड करते हैं एसेट के एट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ सुनना, हमको लग रहा था दैट आफ्टर 5 ईयर्स हमको इंकर करना पड़ेगा 5 लाख रुपया डीकमिशनिंग में, ठीक है सर। लेकिन ये तो एक अंदाजा होता है ना, हमको एग्जैक्टली थोड़ी ना पता होता कि 5 साल बाद कितना पे करना है, ये तो मैंने अंदाजा लगाया। अब 5 साल में से 2 साल बीत गए और 2 साल के बाद मुझे मालूम पड़ा अरे रे मुझे 5 लाख नहीं इंकर करना पड़ेगा, मुझे 7 लाख इंकर करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं चेंजेस इन एस्टिमेट ऑफ डीकमिशनिंग। आपने जितना डीकमिशनिंग का खर्चा सोचा था वो आपका एस्टिमेट ही बदल गया, ठीक है। सो उस एस्टिमेट का इफेक्ट आप कैसे दोगे? तो एक सिंपल सी बात बोलता है, आपको देखना पड़ेगा असेट कौन से मॉडल पे है। अगर असेट कॉस्ट मॉडल पे है तो ये जो भी डीकमिशनिंग में चेंज हुआ है वो असेट की कॉस्ट से एडजस्ट करना। सर ये कैसे करेंगे? मान लो आपका डीकमिशनिंग का खर्चा बढ़ गया, जब मालूम पड़ा तब ये एंट्री मारना। मान लो आपको सेकेंडर के एंड पे मालूम पड़ा चेंज के बारे में, तो सेकेंडर के एंड पे ये एंट्री मारेंगे, ठीक है। अब मान लो आपको लगता है डीकमिशनिंग का खर्चा बढ़ गया, कहां से एडजस्ट करना है? कॉस्ट से एडजस्ट करना है। तो सिंपल सा बेसिक एंट्री आती है, रट्टा मत मानना, बेसिक एंट्री आती है। हाँ सर, अगर डीकमिशनिंग का खर्चा बढ़ गया तो प्रोविजन बढ़ेगा। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, बढ़ाने के लिए करोगे क्रेडिट, तो आप बोलोगे टू प्रोविजन। और डेबिट क्या करूं? मैंने क्या बोला? कॉस्ट मॉडल में ये एसेट की कॉस्ट एडजस्ट करना, तो पीपी को डेबिट कर देना। अच्छा मान लो प्रोविजन गिर गया, उल्टा एंट्री, प्रोविजन डेबिट टू पीपी, ये पहला चीज। अच्छा अगर डीकमिशनिंग के एस्टिमेट में कुछ चेंज हुआ तो और असेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो फिर आप असेट की कॉस्ट एडजस्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल में असेट ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे है, तो उसको आप चेंज नहीं करोगे। तो फिर क्या करें सर? उस केस में ये जो भी चेंज है उसको आप रीवैल्यूएशन गेन लॉस से एडजस्ट करोगे, है ना। मान लो आपका प्रोविजन बढ़ गया, है ना, तो टू प्रोविजन बोलोगे। डेबिट क्या करे? पीपी डेबिट मत करना, बिकॉज पीपी ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे। तो क्या डेबिट करेंगे? रीवैल्यूएशन लॉस, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वैसा वो भी नहीं समझता है, तो सिंपल बुद्धि, अरे अगर प्रोविजन बढ़ रहा है तो नुकसान है ना आपके लिए यार, तो इसलिए डेबिट रीवैल्यूएशन लॉस। ये लॉस कहां जाएगा? देख लेना पहले का कौन सा बैलेंस पड़ा है, अभी लॉस है और पहले भी लॉस कुछ आया था, तो ये वाला लॉस प्रॉफिट एंड लॉस, वैसा ही वाला, ठीक है। अच्छा मान लो प्रोविजन गिर गया तो प्रोविजन डेबिट करोगे, और प्रोविजन करना फायदे की बात होती है,
तो क्रेडिट कर देना रीवैल्यूएशन गेन, ऐसा करके। तुमको समझा कि ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगेन ये समझा तो ठीक, वरना छोड़ देना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया आपके लिए। तो इसी के साथ सारे कंसेप्ट खत्म होते, लेकिन एक के भाई साहब कंसेप्ट पे अपन रुकते ही नहीं है। अब जो भी मीठे मीठे बढ़िया बढ़िया एलडीआर क्वेश्चन बचे उसको भी फटाफट से कर लेते। चलो तो अपन क्वेश्चंस पे आ रहे थे, ठीक है। 13th वाला का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। 14th इज वेरी सिंपल, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो करेंगे। अच्छा 15th एक बार देख लो मेरे साथ में प्लीज, क्या बोलता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इट सेज आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी कॉस्टिंग मान लो 10 लाख रुपया है, फिजिकल लाइफ 50 ईयर्स है, ठीक है। बट कंपनी को लगता है कि वो 20 ईयर्स यूज करके उसको बेच देगी। तो इसकी फिजिकल लाइफ पे मत जाना, जितना कंपनी को लगता है बेनिफिट मिलेगा उतने साल में आप डिप्रिशिएट करना, तो लाइफ 20 ईयर्स ही मानी जाएंगी, बराबर। लेकिन अब इसका रेसिडुअल वैल्यू इज 10 लाख, आपने खरीदा 10 लाख में, रेसिडुअल वैल्यू 10 लाख है, तो मैं कितना करूंगा डिप्रिशिएट, अरे जीरो ही रहेगा ना भाई। अच्छा सेकंड ईयर में बोलता है इट्स रेसिडुअल वैल्यू इज 9 लाख, तो सेकंड ईयर में देयर विल बी सम डिप्रिसिएशन, इट विल बी 10 लाख माइनस 9 लाख डिवाइड बाय 20 ईयर्स, उस हिसाब से कर देना, 5000 आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। सेकंड वाले केस में इट वॉज सिंपल, आगे बढ़ना। अब आएगा इलस्ट्रेशन नंबर 17, गुड क्वेश्चन, डिसेंट क्वेश्चन, फटाफट से देख लो क्या बोलता है। स्कैंडल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन 2.5 CR का 5 years ago, 5 years ago, just remember this point. Depreciation was charged at 10% on SLM basis, useful life being 10 years. तो जब 10% SLM बोलेगा, SLM 10% पे मतलब 10 साल की लाइफ है, वो बोला भी, क्लैरिफाई भी किया है। फिर बोलता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 का बिगिनिंग मतलब ईयर 2 का एंड जैसा, 2 साल बाद मशीन वॉज रीवैल्यूड एट 3 लाख। तो जो भी बिगनिंग ऑफ ईयर 3 में हुआ है उसके लिए पहले आप ईयर 3 के बिगनिंग तक आ जाओ। इसका मतलब आप कैसे आओगे, सबसे पहले मान लो पीपी आपके पास डे 1 पे ये वैल्यू है, लाइफ ही है, पहले 2 साल तक डिप्रिशिएट करो, ठीक है। तो 2 साल तक डिप्रिशिएट किया तो मुझे मिलेगा कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 2, या तो एंड ऑफ ईयर 2 बोलो या बिगनिंग ऑफ ईयर 3 बोलो, बात एक ही है, ये कैरिंग अमाउंट है। अब इस दिन आपको दे दी फेयर वैल्यू, मतलब आपको रीवैल्यूएशन मॉडल के लिए बोलेगा वो, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट 2 लाख है, फेयर वैल्यू 3 लाख है, तो आपको रीवैल्यूएशन गेन आया। इस एसेट पे पहली बार गेन आया तो कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। मतलब आपने 2 लाख के एसेट को 1 लाख से रीवैल्यू किया, तो अब एसेट की रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 3 CR हो गई। सॉरी, 2 करोड़ के एसेट को 1 करोड़ पे रिवैल्यू किया, तो अब आपकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 3 CR हो गई। लाइफ कितनी बची है उसमें भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हाँ लाइफ 8 ईयर्स है आपकी, रिमेनिंग लाइफ 8 ईयर्स है, क्योंकि 10 में से 2 साल बीत चुके ना, तो रिमेनिंग लाइफ इज 8 ईयर्स। Now you will depreciate the asset over these 8 years on this revised carrying amount, ठीक है, ध्यान रखना। अब बोलता है आगे, depreciation was provided on the revalued amount over the balance life of 8 years. The machine was sold in the current year. Now what is the meaning of current year? इसका हिंट है क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में कि मशीन हमने 5 साल पहले खरीदी थी, मतलब दिस करंट ईयर बेसिकली मीन्स 5th ईयर का एंड है ना। तो हम 2 साल तो डिप्रिशिएट कर चुके थे, आपको 3 साल और डिप्रिशिएट करना पड़ेगा ताकि आपको 5th ईयर की कैरिंग अमाउंट मिले। देखो वापस से बता रहा हूं, बोलता है मशीन हमने करंट ईयर में बेची, तो पहले करंट ईयर की कैरिंग अमाउंट चाहिए ना, तो वो कैसे मिलेगी। करंट ईयर मतलब हमने मशीन खरीदी थी 5 years अगो, दैट मीन्स आपको 5th ईयर के एंड की वैल्यू चाहिए। 2 साल हम पहले डिप्रिशिएट कर चुके, 3 साल आपको अभी और डिप्रिशिएट करना पड़ेगा, तो वो करेंगे तो आपकी कैरिंग अमाउंट मिलेगी 5th ईयर के एंड पे, इट इज 187,500। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दे रखी है 1,12,50,000, तो लॉस आएगा। अब ये रियलाइज्ड लॉस है, कहां जाएगा, P&L में। अब ये लॉस की तो एंट्री मैंने मार दी इधर बुक करने की, सेल की एंट्री मार दी, कैश बैंक कितना पैसा आया वो पीपी कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाएगा, लॉस आप डेबिट करके बुक कर लेना। जब एसेट बेच दोगे तो एक और काम करना होता है, वेरी गुड, जो पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व है इसको भी आपको रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा इसमें केस बी है, वो लास्ट लाइन में बोला हुआ है। मान लो आपने 1,12,50,000 के बदले 42,50,000 में बेचा होता तो क्या होता, तो लॉस और ज्यादा आता, तो कैरिंग अमाउंट तो यही होती, सेलिंग प्राइस बदल जाती, लॉस बढ़ जाता, बस तो लॉस बुक करते और रीवैल्यूएशन रिजर्व को आप रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर तो करना ही पड़ता, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 शानदार क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको एलडीआर स्क्वायर बोलने का है ना, हर पापा का एक पापा होता है और उसे हम दादाजी कहते हैं, वैसे हर एलडीआर का एक एलडीआर होता है, उसको हम एलडीआर स्क्वायर कहते हैं। हाँ सर फालतू बातें, आओ आगे बढ़ो। अक्षर लिमिटेड इंस्टॉल्ड अ न्यू प्लांट, नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। अब ये क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है, हम ये AS 16 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे इनकम क्या क्या खर्चे क्या देख लो, प्लांट पे खर्चा किया 30 लाख, डिलीवरी कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, साइट प्रिपरेशन कैपिटलाइज करेंगे, कंसल्टेंट फी कैपिटलाइज करेंगे, इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे, डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू पे कैपिटलाइज करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है कर देना सर। ऑपरेटिंग लॉसेस कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अगर आपने सारे खर्चे कैपिटलाइज किए तो आपको मिलेगी कॉस्ट ऑफ प्लांट 33,80,000, ये सिंपल है यहां तक। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, बोलता है कंपनी ने कंपोनेंट आइडेंटिफाई किया जिसका कॉस्ट 5 लाख है, याद है कंपोनेंट अकाउंटिंग है ना, तो हर कंपोनेंट को अलग अलग डिप्रिशिएट करने का। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉस्ट 5 लाख है, परचेज प्राइस
एंड अदर कॉस्ट वर एलोकेटेड टू देम प्रोपोर्शनेटली। मोटर की वैल्यू जो 5 लाख है वो परचेज प्राइस के हिसाब से 5 लाख है। मतलब अगर आपको पूछे कि जो मोटर की कॉस्ट है वो कितनी है, तो बोलता है परचेज प्राइस 5 लाख है, लेकिन जो आपने प्लांट में बाकी खर्चे कैपिटलाइज किए वो प्रोपोर्शनेटली मोटर के अंदर भी जाने चाहिए। मतलब ऐसा समझ लो, इस परचेज प्राइस का बाइफिकेशन मांगा तो इट इज 5 लाख फॉर मोटर्स, 25 लाख फॉर द रिमेनिंग प्लांट, बराबर। और ये जो बाकी खर्चे वो भी 5:25 में बटना चाहिए बिटवीन प्लांट एंड मोटर्स। ये कैसे मालूम पड़ा, क्वेश्चन में पढ़ो। कॉस्ट वाज 5 लाख परचेज प्राइस एंड अदर कॉस्ट वर एलोकेटेड टू देम प्रोपोर्शनेटली। तो अब इसका एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था। ऐसा मान लो 30 लाख में से अगर 5 लाख मोटर का है तो 33.80 में से मोटर का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मोटर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मोटर की लाइफ कितनी बोली है, बोलते हैं प्लांट की लाइफ 10 साल है, मोटर की लाइफ 6 साल है। तो मैंने बाइफिकेशन देखो कितने प्यारे से करके रखा है कि भाई टोटल में से इतना प्लांट है, इतना मोटर्स है। सिंपल, प्लांट की लाइफ 10 साल और मोटर की लाइफ 6 साल। ठीक है, तो हम डिप्रिशिएट करेंगे अकॉर्डिंगली। अब हुआ क्या, आगे पढ़ता हूं। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर 4 कंपनी रिप्लेसेस द मोटर। पहले ईयर 4 के एंड पे आ जाओ। तो हमने पहले 4 साल डिप्रिशिएट किया, प्लांट को भी और मोटर को भी। तो हमको 4th ईयर के एंड पे कैरिंग अमाउंट मिली। अब क्या बोला है, 4th ईयर के एंड पे क्या कर दिया, मोटर को रिप्लेस किया, सिर्फ मोटर को। तो रिप्लेस करोगे तो क्या करना होता है, याद है सिखाया था, नए वाले वैल्यू को ऐड करना और पुराने वाले कैरिंग अमाउंट को माइनस करना। तो हम कम मोटर में करेंगे, वो दिया हुआ है कि आपने जब रिप्लेस किया तो मोटर जो नया वाला इंस्टॉल किया उसकी वैल्यू 6 लाख है और उसकी रिवाइज लाइफ अभी 5 साल है। तो मैंने क्या बोला, ये जो मोटर वाला कॉलम है इसमें नए वाले मोटर को ऐड किया और ये जो पुराना वाला मोटर उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे मिलेगी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। प्लांट में कुछ छेड़छाड़ किया नहीं है तो प्लांट का वैल्यू सेम रहेगा। मोटर में एडलेस किया जो भी किया है तो मोटर का भी ये नया वैल्यू ये बच जाएगा। प्लांट का लाइफ अभी कितना बचा है, पहले 10 साल था, 4 साल किया डिप्रिशिएट, तो प्लांट का लाइफ 6 साल बचा है। मोटर क्योंकि नया नया ताजा ताजा आया है उसका लाइफ दिया हुआ है 5 साल है। ठीक है, आगे फिर बोलता है एट द एंड ऑफ ईयर 8, मतलब और 4 साल बाद। हम 4th ईयर के एंड पे खड़े, अब 8th ईयर के एंड की बात कर रहे हैं, मतलब और 4 साल बाद। तो और 4 साल बाद क्या करना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसमें एक और चीज मेरे से मिस हो गई शायद। वो बोलता है 4th ईयर के एंड पे एक और काम हुआ है, ऑल्सो द कंपनी रीवैल्यूड इट्स एंटायर क्लास ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 4। ईयर 4 पे एक और काम हुआ है, एक तो मोटर रिप्लेस किया, ईयर 4 पे रीवैल्यू भी किया और पूरे प्लांट एज अ होल का फेयर वैल्यू वॉज 25 लाख। बोलता है रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ए प्लांट एज अ होल इज 25 लाख। इसका मतलब पूरे प्लांट का वैल्यू फेयर वैल्यू 25 लाख है, लेकिन मेरे को तो प्लांट का अलग मोटर का अलग चाहिए ना। तो अब मैं क्या करूं, देखो मैं ऐसा कह दूं 25 लाख में से मोटर तो मैंने आज ही फ्रेश खरीदा है 6 लाख रुपए का, तो ऐसा मान लेंगे 25 में से मोटर का फेयर वैल्यू 6 लाख ही है, बचा हुआ 19 लाख प्लांट का फेयर वैल्यू है। ठीक है, तो ये कैरिंग अमाउंट थी 1690 और 6 लाख। फेयर वैल्यू क्या रहेगा, मोटर का कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू मान लो, क्योंकि आज ही तो मोटर रिप्लेस किया है, तो जो आज की कॉस्ट है वो इसकी फेयर वैल्यू होगी, तो बचा हुआ फेयर वैल्यू प्लांट में जाएगा। तो मोटर में तो कोई गेन नहीं आएगा क्योंकि वही कॉस्ट है वही फेयर वैल्यू है। प्लांट में गेन आ जाएगा क्योंकि कैरिंग अमाउंट 1690 है बट फेयर वैल्यू 19 लाख है। तो ये गेन पहली बार आया जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ठीक है, तो मैंने वापस से लिखा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, प्लांट का कैरिंग अमाउंट 19, मोटर्स का 6 लाख ही रह जाएगा। ठीक है, अब हुआ है एट द एंड ऑफ 8th ईयर उसने प्लांट को कर दिया रिटायर फॉर 6 लाख। तो पहले 8th ईयर के एंड पे आ जाओ, प्लांट को भी करो मोर 4 ईयर से डिप्रिशिएट, मोटर को भी करो मोर 4 ईयर से डिप्रिशिएट, तो कैरिंग अमाउंट मिलेगी। ठीक है, अब बेच दिया 6 लाख में, अब ये 6 लाख तो टोटल सेलिंग प्राइस है ना, मेरे को अगेन बाइफर्केशन चाहिए। अब मैं 6 लाख को कैसे बाइफिकेट करूं दोनों के अंदर। अब आप ये मत बोलना कि सर 6 लाख में से मोटर का 120 मान लो बाकी प्लांट में डाल दो, नहीं, उस दिन तो मोटर नया था इसलिए मैंने ऐसा बोला। अब हम 6 लाख को कैसे बांटेंगे, इन द रेशियो ऑफ दोनों का कैरिंग अमाउंट। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांटा, आपको मिलेगा प्लांट के बेचने पे कितना नुकसान हुआ और मोटर के बेचने पे कितना नुकसान हुआ, ये हम नुकसान बुक करेंगे। उसके अलावा क्योंकि ये प्लांट डिस्पोज ऑफ हो चुका है तो एक और काम करना पड़ेगा, जो आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व बुक किया था उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक शानदार क्वेश्चन है। देखो वापस से बोल दूं, मैं तो क्वेश्चन का सिर्फ रिवीजन करवाता हूं बट राइटिंग प्रैक्टिस इज द की। लिखे बिना आपका कुछ होने नहीं वाला, ये तो आप लिख के करोगे, कोई पॉइंट में फंस गए तो आपको रिवीजन काम आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करवाने के लिए समरी दिखाता हूं, सुनना मेरी बात। इसमें किया कितना कुछ, सबसे पहले डे 1 पे असेट खरीदा, उसके 2 कंपोनेंट प्लांट मोटर, फिर आपने 4 साल दोनों को डिप्रिशिएट किया, फिर आया ईयर 4 का एंड, ईयर 4 के एंड पे 2 काम किया, एक तो मोटर रिप्लेस किया, नए वाले का वैल्यू ऐड पुराने वाले का माइनस, उसके अलावा रीवैल्यू भी किया, याद है 25 लाख का फेयर वैल्यू दिया, उसमें मोटर का 6 लाख प्लांट का 19 लाख और जिसपे गेन आया गेन बुक किया। फिर ईयर 8 के एंड पे आपने प्लांट और मोटर दोनों को बेच दिया। अब दिक्कत ये थी कि सेलिंग प्राइस टोटल दिया हुआ था
तो मैंने सेलिंग प्राइस को पहले कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांटा दोनों में, और फिर जो भी लॉस दोनों में आया वो बुक किया। उसके अलावा पुराना जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस पड़ा है उसको रिटर्न अर्निंग्स में मैंने ट्रांसफर भी किया। तो ये एक समरी जैसा भी होगा कि मैंने पूरे क्वेश्चन में क्या किया। एक के भाई साहब मजा आ गया सर। आगे बढ़ जाते हैं चलो। उसके बाद बढ़िया क्वेश्चन में लेट मी सी, क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट बी एक बार बस घर पे पढ़ लेना, ठीक है। इसमें मैं आपको सिंपली बताता हूँ पार्ट बी में क्या बोला है। एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है। अब बिल्डिंग बनाने के लिए उसने आजू बाजू की रोड भी डेवलप करी, ठीक है। अब ऑफकोर्स ये रोड जो डेवलप उसने करी वो तो पब्लिक भी यूज कर सकती है नॉर्मल। तो ये जो रोड वो डेवलप कर रहा है बिल्डर, क्या इस रोड को वो सेपरेट असेट रिकॉर्ड कर सकता है? द आंसर इज नो। अगर आप बिल्डिंग बनाते हो, मान लो बिल्डर हो, बिल्डिंग बना रहे हो, अब बिल्डिंग बेचने के लिए आपको आजू बाजू का एरिया भी डेवलप करना पड़ रहा है। तो ये जो आपने आजू बाजू का एरिया डेवलप किया ये सिर्फ उस कंपनी का असेट नहीं होता है, ये सिर्फ उस बिल्डर का असेट नहीं है, ये तो कोई भी यूज कर सकता है। तो इसका जो खर्चा है वो एक सेपरेट असेट की तरह रिकॉर्ड नहीं हो सकता। लेकिन ये जो आप आजू बाजू का डेवलपमेंट करते हो ऑफकोर्स वो आप ये बिल्डिंग के कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हो। सेम चीज यहाँ है। एक कंपनी रिफाइनरी बनाने वाली है, रिफाइनरी बनाने के लिए आजू बाजू का रेलवे वगैरह उसको डेवलप करना पड़ेगा, बराबर। तो वो रेलवे को अलग से रिकॉर्ड तो नहीं कर पाएगी, बट वो जो भी डेवलपमेंट का खर्चा है आजू बाजू का वो रिफाइनरी वाले कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, काम आ सकता है, ठीक है। यस, मेरा चार्जर में लेकर तो 1 मिनट देना मुझे। हाँ सॉरी, चार्जर आ गया। यस चल आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद 22 यू कैन जस्ट गिव इट अ रीड, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 23 देख लो एक बार मेरे साथ, प्रीवियस का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, सुन लो क्या बोलता है। अपने पास एक प्रॉपर्टी है, इसका कैरिंग अमाउंट 216 है, उसकी फेयर वैल्यू अभी कितनी हो गई? 190 होगी, ठीक है। अब बोलता है बैलेंस इन द रीवैल्यूएशन सरप्लस वॉज 20,000। अब देखना करना क्या है इसके अंदर, अपने को एकदम सिंपल सा काम है। कैरिंग अमाउंट 216 है, फेयर वैल्यू 190 है, तो लॉस आएगा आपको 26,000 का। अब ये लॉस कहाँ जाएगा? तो नॉर्मली आप बोलते हो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा सर, रीवैल्यूएशन लॉस है। लेकिन क्वेश्चन ने एक डेटा दिया हुआ था कि पुराने बैलेंस पड़े हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व में 20,000 का। तो हम क्या करेंगे, याद है अपन सीखे थे, अगर ऐसे केस में लॉस आ जाए तो पहले इस लॉस को प्रीवियस गेन से एडजस्ट करना। तो पहले का मेरे पास रीवैल्यूएशन रिजर्व में 20,000 का बैलेंस पड़ा है, तो 26 में से 20,000 में इस पुराने रीवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट करूंगा और बचा हुआ 6,000 मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करूंगा। मैंने एंट्री मार के भी दिखाई है, ठीक है। अच्छा एक और केस है जिसमें यही देख लो, ये मेरा कैरिंग अमाउंट है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, कैरिंग अमाउंट 14 है, सेलिंग प्राइस 4,000 है, तो लॉस हो गया, लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में बिकॉज रियलाइज लॉस है। सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी 2 ही ढंग के क्वेश्चन बचे, फिर आपका हो जाएगा काम। सुनना ध्यान से, क्या बोलता है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर एक्वायर्ड अ हेवी मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000 lakhs। द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज नॉट प्रोवाइडेड। मतलब कंपोनेंट अकाउंटिंग का अपने पास ब्रेकडाउन नहीं है कि हर कंपोनेंट का वैल्यू कितना है। एनीवेज, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 years। एट द एंड ऑफ ईयर 6 टर्बाइन अ मेजर कंपोनेंट नीडेड रिप्लेसमेंट। 6ठे साल के एंड पे आपने एक टर्बाइन रिप्लेस कर दिया। तो जब आप कोई पार्ट रिप्लेस करते हो, क्या सिखाया मैंने? नए वाले पार्ट का वैल्यू ऐड करना है, पुराने वाले पार्ट का वैल्यू माइनस करना है। आगे वो बोलता है रिमाइंडर ऑफ द मशीन इज इन गुड कंडीशन एंड एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर रिमेनिंग 4 years। कॉस्ट ऑफ न्यू टर्बाइन इज 450 lakhs। नए टर्बाइन का वैल्यू कितना है? 450, जो 6th ईयर के एंड पे रिप्लेस किया है, ठीक है। गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर न्यू टर्बाइन अज्यूमिंग एसएलएम डेप्रिसिएशन एंड अ डिस्काउंट रेट ऑफ 8%। अब ये डिस्काउंट रेट क्यों दे रखा है? सुनना मेरी बात ध्यान से, शुरुआत करते स्टार्टिंग से। अच्छा ध्यान रखना, कभी भी एएस पे क्वेश्चन आए तो पहले एएस का नाम, नंबर और थोड़ा सा ज्ञान लिखा करो। ज्ञान मतलब ऐसा आराम करता नहीं, 3-4 लाइन, फिर क्वेश्चन शुरू किया करो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने पर्टिकुलर्स बनाए। मेरे पास मशीन और टर्बाइन थे फर्स्ट डे पे, बट बाइफिकेशन डे 1 पे नहीं था मेरे पास, क्वेश्चन नहीं बोला है, हमारे पास ब्रेकडाउन नहीं है, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट 6 साल के बाद हुआ है, तो पहले इस पूरे मशीन को 6 साल से करो डेप्रिशिएट, तो मुझे मिलेगा पूरे मशीन और टर्बाइन का कैरिंग अमाउंट 6ठे साल के एंड पे। इसमें मशीन टर्बाइन सब है, ठीक है। अब मैंने एक टर्बाइन रिप्लेस किया है, तो नए वाले टर्बाइन को मैं ऐड करूंगा, ठीक है, और पुराने वाले टर्बाइन का कैरिंग अमाउंट माइनस करूंगा। दिक्कत यह है, इस 400 लाख में से ओल्ड टर्बाइन का वैल्यू मेरे पास है ही नहीं। ये तो मैंने ढूंढा है, बट वैसे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है ना, ये दिक्कत है। तो वो कैसे निकाले? तो अपन ने क्या था, अजम्पशन लिया था। सुनना, कोई चीज अगर 6 साल पहले 450 की है तो वो डे 1 पे कितने की होगी? आपको रिवर्स कैलकुलेशन मारना पड़ेगा अजम्पशन लेकर, ठीक है। अजम्पशन यही है कि अगर आज कोई चीज 450 की है तो 6 साल पहले वो कितने की आती होगी, उसके लिए वो डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है। तो मैं 450 का प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा 6 साल पहले, तो वो उससे मुझे मिलेगी कॉस्ट ऑफ ओल्ड टर्बाइन डे 1 पे। कि अगर आज कोई चीज 450 की है तो डे 1 पे ये 283.58 की आती होगी। ये मुझे मिला कॉस्ट ऑफ ओल्ड टर्बाइन ऑन डे 1, ठीक है। अब मुझे डे 1 का टर्बाइन का वैल्यू ना माइनस करना है, मुझे तो 6 साल के बाद का कैरिंग अमाउंट माइनस करना है। तो इस डे 1 के टर्बाइन में से मैं 6 साल का डेप्रिसिएशन लेस करूंगा।
10 साल लाइफ मान लेना टरबाइन की भी, बराबर। तो बचा हुआ मिलेगा आपको कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 6th ईयर। तो ये है आपके कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड टरबाइन। दिस इज इंपॉर्टेंट। तुमको समझा? अगर नहीं समझा तो वापस इतना पार्ट देखो, आपको समझेगा। देखो रिवीजन लेक्चर का फायदा यही है, आप जितने बार चाहो उतने बार देखो। मैं वापस रिपीट कर दूं, अपने पास डे 1 पे ब्रेकडाउन नहीं था, तो मैंने पहले निकाले 6 साल के बाद का वैल्यू। अब टरबाइन को किया रिप्लेस, तो नए वाले का वैल्यू क्वेश्चन में था, पुराने वाले का वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? नए वाले को आज 450 में खरीदते हो तो 6 साल पहले कितने का होगा, एक वो निकाला। ये तो डे 1 का वैल्यू है, इसको करो 6 साल से डिप्रिशिएट, तो इसका आज का मिलेगा कैरिंग अमाउंट। ये हमने कर दिया यहाँ से माइनस, सिंपल। सबको समझा मैंने क्या बोला? ये वाला क्वेश्चन हो गया शानदार क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 25, ढंग का आखिरी क्वेश्चन आपके चैप्टर का, सुनना ध्यान से, ठीक है? क्या बोलता है इन द, अब इसमें पूछा क्या क्या पहले वो देख लो। एक तो डेप्रिसिएशन निकालना है, उसके अलावा प्लांट मशीनरी का बुक वैल्यू ईयर एंड पे कितना है वो निकालना है, और प्रॉफिट लॉस ऑन एक्सचेंज निकालना है। ध्यान से सुनना, स्लो जाऊंगा इस क्वेश्चन में। इन द बुक्स ऑफ टॉप मेकर लिमिटेड कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीन एज ऑन 1 April 22 इज हाउ मच? 56,30,000। तो मैंने तो टाइमलाइन बना रखा है इधर कि मेरे पास 1 April को एक प्लांट मशीनरी है 5630 का। सिंपल, आगे बढ़ते हैं सर। ऑन स्क्रूटिनी इट वॉज फाउंड दैट अ परचेज ऑफ मशीन वर्थ 21,20,000 वॉज इंक्लूडेड इन द परचेज ऑफ गुड्स। इन येडो ने 1 जून को कुछ मशीन खरीदी, उसको गुड्स मान लिया। अरे गुड्स थोड़ी ना, मशीन है ना, तो मैंने लिख दिया 1 जून को वो गुड्स नहीं मशीन खरीदी है। इसकी वैल्यू भी मैंने निकाल ली, 21,12,000 दिया हुआ है, ठीक है? सिर्फ डेटा लिख रहा हूं अभी मैं। फिर बोलता है 30 जून को कंपनी डिस्पोज्ड अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 960 ऑन 1 April 1। अब ये इंपॉर्टेंट है ना? मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूं, यहां तक पढ़ रहा हूं। 30 जून को हमने एक मशीन डिस्पोज करी जिसकी बुक वैल्यू अप्रैल में 960 थी। अरे मुझे अप्रैल के बुक वैल्यू का क्या करना है, मुझे आज की बुक वैल्यू थी ना 30 जून की। तो मैंने ऐसा बोला 1 April को मेरे पास एक बड़ी मशीन थी 5630 की, इसमें से जो 960 वाली मशीन है मैं 30 जून को बेचने वाला हूं, बाकी मशीन में रखूंगा पूरे साल। तो देखो मैंने यहां लिखा 960 अगर 1 April को इसकी वैल्यू थी, तो 30 जून को इसकी क्या वैल्यू होगी? तो आप 3 महीने का डेप्रिसिएशन कर देना माइनस। रेट नीचे 10% दे रखा है WDV पे, ठीक है? तो मैंने देखो किया हुआ है 30 जून को मशीन बेची है ना आपने, तो उसकी 960 डे 1 की बुक वैल्यू थी, मुझे डे 1 की नहीं 30 जून की बुक वैल्यू चाहिए। तो आप इसमें से 3 महीने का कर देना डेप्रिसिएशन माइनस, तो आपको मिलेगी जिस दिन आपने मशीन बेची है उस दिन का कैरिंग अमाउंट, बराबर। तो घुमाने के लिए आपको कैरिंग अमाउंट डे 1 का दे रखा है, बट मुझे 30 जून का चाहिए, निकाल लिया। अब 960 का जो मशीन है वो कितने में बेचा आपने? 825 में बेचा। अब कैसे बेचा वो आगे बात करूंगा, बट कितने में बेचा? 825 में। तो 936 जिसका कैरिंग अमाउंट था जून में, उसको आपने बेचा 825 पे, तो लॉस हुआ गेन हुआ? लॉस हो गया ना यार। 936 की मशीन को 825 पे वैल्यू किया है, तो लॉस हो गया 1,11,000 का। पहले ये लॉस ध्यान रखना, ये काम आएगा। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये था कि लॉस ढूंढो सर। अब मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूं। ऑन 30 जून क्या डिस्पोज किया? मशीन डिस्पोज किया जिसका बुक वैल्यू 960 था ऑन 1 April 12 फॉर 825 इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ ए न्यू मशीन कॉस्टिंग 1565। मतलब ये जो मशीन हमने बेची है ये एक्चुअली पैसे के लिए नहीं बेची है, ये मशीन हमने देकर एक नया मशीन ले लिया, बट दिस इज ओनली अ पार्ट एक्सचेंज। इसका मतलब ऐसा मान लो मेरे को न्यू iPhone 16 खरीदना था, ऐसा मान लो, जो 1 लाख का था, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा ओल्ड iPhone दे दिया 14 वाला, जिसका इन्होंने वैल्यूएशन क्या किया? इन्होंने वैल्यूएशन 825 माना। तो मान लो मेरे पुराने आईफोन का इन्होंने वैल्यू 20,000 माना, तो मैंने नया आईफोन खरीदने के लिए पार्ट एक्सचेंज में मेरा पुराना आईफोन दिया, ठीक है? पार्ट एक्सचेंज में मेरा पुराना आईफोन दिया, और बाकी बैलेंस क्या करना पड़ेगा? अरे कैश देना पड़ेगा ना यार। ये प्योर एक्सचेंज नहीं है जिधर असेट के बदले असेट है, ये पार्ट एक्सचेंज है। पार्ट एक्सचेंज का मतलब होता है कि आप नया असेट लोगे, पुराने का जो वैल्यू है वो उस नए असेट के वैल्यू में से लेस हो जाएगा, और बैलेंस पैसा आपको कैश में देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये बैलेंस कैश में देना कहां लिखा है सर? इंप्लाइड है ये चीज, ठीक है? तो अब इसमें क्या हुआ, वापस से सुनना। पुराने मशीन का वैल्यू कैरिंग अमाउंट 936 था, उसने वैल्यू 936 मानी नहीं, उसने वैल्यू 825 मानी। तो एक तो वहां मेरा नुकसान हो गया, ठीक है? ये 825 की मैंने मशीन दे दी और मैंने 1565 का नया मशीन ले लिया। बस मैंने वही चीज़ लिखी है कि 30 जून को बेसिकली 2 काम हुआ है, एक पुराना मशीन गया है नुकसान पे, और एक नया मशीन आया है 1565 के वैल्यू पे। आपसे वैसे ये पूछा नहीं है कि कैश कितना देना पड़ा आपको, बट मैंने वैसे निकाल के दिया हुआ है कि नए मशीन का इतना वैल्यू है, इतने वैल्यू के लिए आपने पुराना मशीन ये वैल्यू का दिया है, और बैलेंस आपने कैश में दिया।
ये कैसे आया? अरे वही आईफोन वाला एग्जांपल, 1 लाख का आईफोन है, 20,000 का पुराना आईफोन दिया तो बैलेंस 80,000 कैश में दिया। यही ट्रिकी पार्ट है, बच्चा यही फंसता है। चाहिए तो 2 बार इसको और सुन लो, सबको समझा मैंने क्या बोला? ठीक है, आगे बस अब सब डेटा हो गया। इन शॉर्ट अप्रैल में अपने पास 2 मशीन थी, एक 960 की और एक 4670 की। 960 वाले को 3 महीने में बेच दिया, 4670 12 महीने तक है। फिर 1 जून को एक और मशीन थी जिसको गुड्स मान लिया, बट वो थी मशीन, तो वो 1 जून से ईयर एंड तक अपने पास है। 30 जून को एक मशीन बेच दी और एक मशीन एक्वायर कर ली, ऐसा मान लो। सिंपल है? यस सर। अब क्या मांगा है? डेप्रीसिएशन। इतना प्यारा है सुनना, ये मेरे चार्ट से सब आंसर निकल जाएगा। कैसे करूंगा डेप्रीशिएट? आराम आराम से। 960 की मशीन को 30 जून को बेचा है ना, तो उस पर 3 महीने का डेप्रीसिएशन। 4670 की मशीन 12 महीने के लिए है, उस पर 12 महीने का डेप्रीसिएशन। 1 जून वाली मशीन 10 महीने के लिए, जून से लेकर मार्च तक 10 महीने का डेप्रीसिएशन। अच्छा, फिर जो नया मशीन आया है 1565 का, 30 जून को आया, इस पे 9 महीने का डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ओवर। सिंपल है? सिंपल है सर। फिर पूछा है बुक वैल्यू ऑफ प्लांट मशीन ऑन 31 मार्च। सर बुक वैल्यू क्या होगी? सिंपल है, 4 मशीन थी ना, एक एक करके उसकी डे 1 की बुक वैल्यू लिखो। ये सब कॉपी किया है मैंने नीचे। फिर ये बुक वैल्यू था, इसमें से 24,000 डेप्रीशिएट किया था, वो कहां से मिलेगा? वो यहां से मिलेगा, कॉपी कर लो ये, बराबर। तो कितना कैरिंग अमाउंट बचेगा? 936 का कैरिंग अमाउंट बचेगा ईयर एंड पे। लेकिन सर ये बचा ही नहीं है, ये वाले तो हमने बेच दी थी, तो भले ही 936 का कैरिंग अमाउंट दिख रहा है, बट नील लिखना, नील, क्योंकि दिस मशीन वाज सोल्ड ना यार, ये बेच दिया था ना। क्लियर? ध्यान रखना। तो ये मशीन तो बचा ही नहीं, हटा दो इसको। दूसरे वाले मशीन का चुपचाप यहां से वैल्यू कॉपी करो, जो डेप्रीशिएशन है कॉपी करो, ईयर एंड का वैल्यू मिल जाएगा। सेम फॉर ये वाला मशीन, ये कॉपी करो, डेप्रीशिएशन कॉपी करो, सॉरी यहां कॉपी करो, वैल्यू मिल जाएगा। सेम फॉर द लास्ट मशीन, आपको मिलेगा कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन ऑन 31 मार्च 23। तीसरा पार्ट पूछा था प्रॉफिट लॉस क्या है मशीन के एक्सचेंज पे, तो जो आपने पुराना मशीन दिया है उस पर कितना नुकसान था वो निकालना है। वो अपन ऑलरेडी वर्किंग नोट में निकाल चुके, 1,11,000 का। ये पूछा कैश वगैरह कितना देना है, ये सब कुछ नहीं पूछा, ध्यान रखना। क्लियर? तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। उसके बाद नीचे लाइन से बहुत बेसिक बेसिक थियरी क्वेश्चंस है, यू कैन जस्ट गिव इट अ रीड। उसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें ना वो वेरियस रीजंस दे रहा है कि कंपनी डेप्रीसिएशन क्यों चार्ज नहीं करेगा। ध्यान रखना, लैंड के अलावा सब असेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना, मतलब सब पीपी पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना इज मैंडेटरी। तो ये जितने भी इसने रीजंस दिए कि मैं इसलिए चार्ज नहीं कर रहा हूं डेप्रीसिएशन, वो सारे इनकरेक्ट है। तो आप एक बार रीड कर लोगे, आपको इजीली एकदम समझ जाएगा। विद दिस वी कंप्लीट योर डिटेल्ड रिविजन along with questions of AS 10। और जब भी हम रिविजन खत्म करते हैं, हम प्यार से बोलते हैं, याद करके दिल से, एक के भाई साहब। तो अगर रिवीजन देखकर मजा आया तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसा देना और कह देना एक के भाई साहब, और बताना जरूर रिवीजन कैसा लगा, बिकॉज आपके कुछ शब्द मेरे लिए कैन बी अ ग्रेट मोटिवेशन फैक्टर। ओके, सो आई होप यू लाइक द रिवीजन। बोर्ड नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, किताब बीबी वर्चुअल्स पे अवेलेबल है। और अगर आप अपने बाद, आप तो पास हो जाओगे रिवीजन देखकर, लेकिन अगर आप चाहो अपने जूनियर्स को रिकमेंड करना तो डेफिनेटली यू कैन रिकमेंड। माई क्लासेज आर अवेलेबल ऑन bbvirtuals.com। हल्का हल्का प्रचारण लास्ट में बनता है बॉस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय। और ऐसे बहुत शानदार रिवीजन लाता रहूंगा आपके लिए, ठीक है। चलो।